आज हमारे साथ इस बातचीत और इस डिस्कशन के लिए डॉक्टर श्याम कुमार जी हैं। मैं जब भी भैया का नाम लेता हूँ तो ये सोचता हूँ कि डॉक्टर लगाना है कि नहीं लगाना है ये भी सोचता हूँ। तो भैया का थोड़ा सा परिचय मैं रख देता हूँ, बाकी तो भैया अपने बारे में बताएंगे ही, और हम लोग इस पूरी बातचीत में ये कोशिश करेंगे कि भैया के बारे में और अच्छे तरीके से जाने। तो भैया बेगूसराय से हैं, वहाँ उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की। उसके बाद नेतरहाट विद्यालय झारखंड में गए। उसके बाद भैया ने आईआईटी कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग से अपना बीटेक किया है और पीएचडी की है। और उसके बाद एक समय पर भैया को लगा कि जॉब से बेहतर अगर मैं कुछ कर पाऊँ, तो भैया ने जीवन विद्या, यूएचवी और अब एनवीसी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, इसकी कार्यशाला पूरे भारत में वो लेते हैं। और इसकी तरफ भैया का एक विशेष पूरा एक प्रयास लगा हुआ है, पूरे जीवन को भैया ने उस तरफ लगाया हुआ है। तो भैया आपका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते और सभी को। हम लोग आपके बारे में इस पूरी सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा शुरुआती बता पाएँ कि बेगूसराय में मतलब मैं तो एकदम जन्म से, कि पहले तो जन्म डेट भी बता पाएँ तो और बेहतर रहेगा और वहाँ से शुरू करते हुए कैसा परिवार था, माँ बाप किस तरह, मतलब कैसा परिवार है, माँ बाप भाई बहन, उनके साथ किस तरह से जो बचपना बीता, इसके बारे में अगर कुछ बता पाएँ। मतलब मेरा बर्थ प्लेस अगर देखेंगे तो बिहार में बेगूसराय एक ज़िला है, उसमें एक गांव है मेरा मनियप्पा, जहां हमारा जन्म रहा है। घर में सबसे छोटा होने के कारण थोड़ा एडवांटेज मिलता ही है आपको, और बहुत जिम्मेदारियां नहीं के बराबर होती हैं। तो अगर उस तरह से मैं देखूं तो घर में बचपन से मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रही, पढ़ने लिखने का ही काम रहा मुख्य रूप से। और शुरुआती लगभग 8-9 साल देखेंगे तो बेगूसराय के जो गांव है मेरा, वहीं मेरा रहना हुआ। बाद में पापा और भैया लोगों ने पढ़ने के हिसाब से हमको बेगूसराय शहर भेज दिया, तो मैं दीदी के पास आके रहने लगा। तो मेरी स्कूलिंग फिर वहाँ से रही आगे के वर्षों की। और फिर मेरा जो नेतरहाट विद्यालय है, उस समय तो बिहार में था, अब झारखंड में हो गया है, उसमें एडमिशन हो गया। पढ़ने में शुरू से थोड़ा ठीक था, इसलिए घर में कभी उस तरह से डांट नहीं पड़ी, और पढ़ाई अच्छी रहती है तो जनरली घर वाले भी खुशी रहते हैं, तो सामान्य ज़िंदगी उस तरह से ठीक ही रही। कभी कभार एक आध बार हमको याद है कि किसी दूसरे कास्ट वालों से मिलने को लेकर के या कुछ और बातों को लेकर के कभी एक दो बार डांट पड़ी होगी हमको, अदरवाइज नहीं हमको वो दिखता ज़्यादा। और स्कूल में आ जाने के बाद तो घर वालों का कोई नियंत्रण वैसे भी नहीं रहता है। हॉस्टल की जो लाइफ होती है उसमें कुछ अच्छे टीचर, कुछ अच्छे दोस्त वो मिले, जिससे मतलब एक तरह से लाइफ आगे बढ़ गई। और वहीं जमशेदपुर पास में पड़ता है हमारे स्कूल से, लगभग 250-300 किलोमीटर होगा। तो वहाँ पर एक लोकल कोचिंग था प्रेरणा क्लासेस का के नाम से। तो 10th के बाद क्या करें, तो बच्चे आईआईटी की तैयारी उस समय करते थे, तो मैं भी उस तरह से चला गया। मतलब मुझे कोई बहुत आईआईटी का आइडिया था या बैकग्राउंड था वो भी नहीं था, लेकिन स्कूल में चूंकि करते थे लोग, तो उसी तरह से चला गया। और हमारे सीनियर कुछ वहाँ पढ़ते थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया उस जगह के बारे में, इस तरह से वहाँ चला गया। 12th के बाद मेरा आईआईटी कानपुर आना हो गया। तो आप नेतरहाट में कब से कब तक पढ़े, किस क्लास से किस क्लास तक? क्लास 7 से क्लास 10 तक, यूजुअली तीन। 7th में वहाँ एडमिशन होता अच्छा। है, तो 4 क्लास 10 तक पढ़ते हैं लोग। हम्म। 11-12 के लिए भी है फैसिलिटी वहाँ, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आज के दिन वो जो आईआईटी और हम्म। मेडिकल के प्रिपरेशन की बात होने लगी है, तो लोग वहाँ रुकना बहुत प्रेफर नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। तो 1997 1997 से लेके 2001 तक मेरा वाह। नेतरहाट रहना हुआ। और हम्म। फिर 2 साल जमशेदपुर रहा मैं 11-12 टाटा अच्छा। नगर में। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद मैं सीधा आईआईटी कानपुर आ गया, तो जिस साल मेरा 12th है उसी साल फिर मैं यहाँ आ गया, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर आ गया। और ये मतलब कोई स्पेसिफिक ब्रांच लेनी थी या केमिकल लेनी थी या नहीं, फिर? ये तो सिर्फ इतना था कि बिहार से मैं हूँ, तो अपने आसपास का जो बेल्ट होता है उसमें
कानपुर ही मुझे सबसे पास दिख रहा था, तो उस रूप में मन था कानपुर लेने का। और जो रैंक थी हमारे हिसाब से, उसमें जो मिलना था वो केमिकल ब्रांच यहाँ का था, इस मिलना था। तरह से हो गया। और उसके पहले कुछ केमिकल का आइडिया था? नहीं, कुछ भी नहीं। बल्कि मुझे तो कई बार लगता है कि जो लोग दूसरी इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं ना, उनको भी केमिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री का अंतर नहीं पता होगा कि क्या करते हैं। ठीक बात है कि मतलब ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि केमिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री के बीच में क्या डिफरेंस है, ये नहीं पता होगा। ठीक बात है। और जब वहाँ और उस 7वीं के पहले तक आप अपने जो बेगूसराय के बेगूसराय, वहाँ पढ़े? बेगूसराय और उसके पहले गांव। गांव में। और आपके परिवार में कौन कौन है, अगर इसके बारे में थोड़ा? अगर अभी घर में देखेंगे तो 3 भैया हैं, 3 भाभी हैं, 5 बच्चे हैं, माँ हैं, पापा नहीं रहे, अभी सब साथ में ही रहते हैं। बहनों की शादियां हो गई हैं तो सब अपने अपने जगह पर सेटल्ड हैं। तो अभी अगर घर में रहने वाले लोगों में देखेंगे तो भैया भाभी जो 3 हैं, 5 बच्चे और माँ, ये हैं। मेरा यूजुअली साल में 2 बार घर जाना हो जाता है। वो जो नेतरहाट स्कूल था उसमें ही साल में 2 बार छुट्टी होती थी, एक ठंड के समय और दूसरा बारिश के समय। गर्मी नहीं थी वहाँ पर उस तरह से, अच्छा। तो बारिश बहुत होती थी। पहाड़ी एरिया है ये, रांची से लगभग 150 किलोमीटर दूर, गुमला के पास पड़ता है। कौन सा जिला लगता है ये? पलामू था पहले, अब तो मुझे लगता है लातेहार में है। अच्छा, नया लातेहार। जिला बन गया है लातेहार। अच्छा ये छत्तीसगढ़ और झारखंड का बॉर्डर होगा एक तरह से। अच्छा अच्छा। वो जो पहाड़ी होगी हाँ हाँ वो बॉर्डर वाली पहाड़ी है। नेतरहाट फेमस जगह है जिसका सामान्य अर्थ होता है बांसों का झुंड। अच्छा तो अच्छा। किसी समय जंगल रहे होंगे। आजकल सनराइज और सनसेट के लिए भी वो जगह बहुत पॉपुलर है। सनराइज और सनसेट अच्छा देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं काफ़ी अच्छा वहाँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो जब फिर आपने कुछ बचपन में खेती वगैरह भी की है या थोड़ा बहुत? वही, मेरे घर में खेती होती रही है। मुझे इतना ही अवसर मिला है कि कभी जाके घूम लिया, देख लिया। चूंकि भैया लोग सब थे बड़े तो मुझे कभी अवसर करने का नहीं मिला। देखा हूं मैं होते हुए। मतलब छोटे होने के कारण उन्होंने कहा अभी तो पढ़ रहा है ये, हाँ पढ़ने दो, इस तरह से हाँ। वो रहेगा। और जब आप आईआईटी में पहुंचे तो वहाँ कैसा माहौल था और वहाँ कैसी पढ़ाई लिखाई हुई? आईआईटी में आने के बाद ये रहा मेरा कि पहले 1 महीने में मुझे ये सेंस हो गया कि नौकरी यहाँ सभी की लग जाती है तो हमारी भी लग जाएगी। तो नौकरी और कैरियर का जो मानस होता है वो समाप्त हो गया मेरा आईआईटी में एडमिशन के बाद। तो लाइफ में उस समय मुझे पहली बार ये प्रश्न उठा कि अब ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहिए, हम कैसे अपने को इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वो प्रश्न बना। तो 2 चीज़ें मुझे उस समय स्ट्राइक करी। एक तो मुझे ये लगा कि अपने सेल्फ प्रोग्रेस की दृष्टि से कुछ करना चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता की वहाँ क्लासेज चलती थी, 2 अलग अलग संस्थाएं वहाँ चलाती थी। तो वो मैंने ज्वाइन कर ली आईआईटी कानपुर में। वीक में 1 या 2 दिन हुआ करती थी उस समय। तो वो क्लास मैंने ज्वाइन कर लिया गीता को पढ़ने के दृष्टिकोण से। तो वहाँ ग्रुप में बैठाल के पठन जी, लगभग 10-15 लोग होते हैं जो बैठते हैं और 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने का काम करते हैं। उस समय एक विवेकानंद समिति के थ्रू एक अर्चना मैम थी, अभी भी होंगी, डॉक्टर टीवी प्रभाकर सर की वाइफ थी। तो वो उसको लीड किया करती थी उस समय। अच्छा। तो उनके गाइडेंस में ही मैंने वहाँ उसको पढ़ने का काम शुरू किया था। और दूसरा ये लगा कि यहाँ तक पहुँचने में समाज के बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिख रहा था, तो लौट करके समाज के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा मन था। तो उसमें प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर, आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, फिजिक्स के काफी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स किताब आती है। जी। एच.सी. वर्मा बहुत मोटी थी, हम लोग डरते थे उस किताब से। तो वो आईआईटी कानपुर के ही प्रोफेसर थे। हम लोगों को फर्स्ट ईयर में उन्होंने एक कोर्स पढ़ाया है फिजिक्स का। जी। तो वो उस समय शिक्षा सोपान नाम से एक ग्रुप चलाते थे जो आसपास के गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। तो बेसिकली मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने उस समय उस ग्रुप को ज्वाइन किया था और हम वहाँ मिल करके पढ़ाने का काम करते थे। तो ये अपने कॉलेज के अलावा जो टाइम बचता था जी, उसमें शाम जाके? को यूजुअली 2 घंटे का समय हम लोग जाते थे, 4 से 6 या 5 से 7 का समय, डिपेंडिंग अपॉन कि मौसम कैसा है। और वहाँ से बेसिकली हमको थोड़ा समाज का एक्सपोजर मिलने वाला भाग रहा, और जो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन है उससे हमको थोड़ा सेल्फ डेवलपमेंट की जगह से कुछ बातों पर ध्यान जाने का काम शुरू हुआ। ये 2 लाइन ऑफ अप्रोच मेरा ओपन हुआ, जो आप कह सकते हैं कि
ट्रेडिशनल नॉर्मल सिस्टम से हट के करने की जगह से मुझे वो एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ। और अपना पढ़ाई जो है वो नॉर्मली जो थी वो चलती रही। पढ़ाई अगर मैं ईमानदारी से कहूँ आज क्या स्थिति है वो तो नहीं पता। मेरे समय तक भी आईआईटी में ये स्थिति थी कि दिन भर में 2 घंटा भी अगर क्लास के अलावा कोई पढ़ लेता हो तो बड़ी बात थी, बड़ी बात थी। मजाक में हम लोग कोई पढ़ना भी शुरू करता था तो कहते थे कि इसको ही पिटाई करो नहीं तो हम लोगों का ग्रेड खराब कर देगा। वो जैसे कि वो पिक्चर आई थी 3 इडियट्स, उसमें पढ़ने नहीं देते थे, तो लगभग इसी तरह का कुछ माहौल था। हाँ मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, हाँ। लेकिन हाँ सामान्य ढंग से यही होता था कि कोई बहुत पढ़ना चाहता है तो उतना डिस्टर्ब भी कोई नहीं करते थे, मजाक में ही कुछ कहते थे। लेकिन बहुत कोई दिन भर पढ़ने का माहौल हो क्लासेस के अलावा वो नहीं दिखता था। मतलब मेरे विंग का तो नहीं ही था, ये तो मैं पक्का बता सकता हूँ। आप किस हॉल में थे उसमें? मैं उसमें हॉल 3 आईआईटी कानपुर में हाँ। है, हॉल 3 में था मैं। 6 मिड हमारा विंग था। अच्छा, जो और पूरा बीटेक उसी में हॉल 3 में? नहीं, ये तो हर ईयर बेसिकली चेंज होता रहता अच्छा है। अच्छा तो अच्छा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर हॉल 3 में थे, थर्ड ईयर में हम हॉल 5 आ गए और फोर्थ ईयर में हॉल 1। और पीएचडी जो ज्वाइन किया बाद में वो पूरा एक जगह का है, वो हॉल 4। अच्छा, वो हॉल 4। और कोई नेतरहाट के जो साथी थे वो भी थे आपके साथ यहाँ? जी, हमारे स्कूल से हमेशा हर साल 3-4 लोगों का सिलेक्शन तो होता ही था। तो लगभग 8-10 सीनियर हमारे यहाँ पर अच्छा। रहे और उनका बहुत सपोर्ट मिल जाता था सारी चीज़ों में, प्रिपरेशन कैसे करें से लेकर के, गाइडेंस से लेकर के, यहाँ के वातावरण में एडजस्ट होने तक वो काफ़ी कोऑपरेशन रहता था। वो एक ग्रुप बना होगा तो जी। वो मिल जाते होंगे और हाँ बातचीत हो जाती हाँ, होगी। अच्छे से। और पढ़ने को लेकर के भी सारा गाइडेंस कर देते थे। और सिविल सर्विसेज का यूजुअली हमारे स्कूल के लोगों का उस समय तक बहुत क्रेज़ था। अच्छा। तो मैं आईआईटी कानपुर में जितने भी अपने सीनियर्स को देख पा रहा हूँ अभी, ये दिखता है कि लगभग सभी उसमें सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में थे। अच्छा, और ज़्यादातर उसमें से आज कहीं ना कहीं पोस्टेड भी सिलेक्ट हैं। भी हो गए और जी, पोस्टेड है। पोस्टेड भी हैं। जी जी। और इस पूरे अपनी जो आईआईटी की जर्नी है, इस पूरे के दौरान आप जीवन विद्या या यूएचवी या गणेश जी से, गणेश बगाड़िया जी से कैसे मुलाकात हुई, वो अगर वो बता पाएँ कि फर्स्ट टाइम कब 2 उनसे? एक्सपोजर अलग अलग जगह से है जहाँ से इनसे मिलने का योग बना। जो हमारा गीता का ग्रुप था वो अर्चना मैम के साथ हम लोग महाशिवरात्रि में जाते थे। एक टेम्पल है मंधना के पास, वनखंडेश्वर मंदिर। तो मैं पहली शिवरात्रि में वहाँ गया हुआ था। तो वहीं ये बात हुई कि सामने एक सेंटर है तो थोड़ा चल के देखा जाए, कुछ लोग कुछ काम करते हैं। तो इस तरह से सेंटर पर आया था। उस समय 1-2 लोग थे वहाँ पर और एक टूथ पाउडर चंदन के नाम से वहाँ बनता था। उस समय उसको लेकर के आए थे हम लोग अच्छा। यूज़ करने की दृष्टि से, और 5-7 मिनट कुछ बातें हुई होंगी। एक एक्सपोजर तो वहाँ से रहा। दूसरा, जब ये शिक्षा सोपान के तहत जब 12 सिरोही गांव है उसमें बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, तो उस समय बच्चों को पढ़ाते समय जो गांव को करीब से देखने का अवसर मिला और कुछ जो बेसिक इंसाइट्स मिले आज की शिक्षा को लेकर के, जिसमें एक इंसाइट ये था कि कितना भी अच्छा पढ़ाई कराने का काम हम कर दें, नौकरी तो हर किसी की लग नहीं सकती और मानसिकता नौकरी की बनती जा रही है। तो इनमें से ज़्यादातर लोगों की स्थिति वो होने वाली है, हम तो मोटिवेशन से पढ़ा रहे, कोई पैसे के लिए तो पढ़ा नहीं रहे, कुछ अच्छा होगा बोल करके पढ़ा रहे हैं। ठीक बात। तो ये दिखना शुरू हुआ कि कितनी भी अच्छी पढ़ाई करा दें 10 से 20% लोगों की नौकरी लगेगी, ठीक है। और बाकियों की स्थिति ये हो जाती है पढ़ते पढ़ते कि हम कहते तो नहीं है शिक्षा में, लेकिन गांव में उपलब्ध जो सामान्य काम होते हैं खेती के, गौपालन के या कुछ छोटे दुकानों को चलाने के, उन कामों में किसी की रुचि नहीं रह जाती। तो जो नौकरी ये चाहते हैं वो इनमें से सबको मिलनी नहीं है, 10% से ज़्यादा को। और जो काम यहाँ उपलब्ध है उसको करने में इनकी रुचि नहीं है। ठीक बात है। तो ये प्रश्न उठना शुरू हो गया कि हम इनकी ज़िंदगी बेहतर बना रहे हैं कि खराब कर रहे हैं। इसी तरह से ये बात भी दिख रहा था कि 2-4 अक्षर हिंदी, अंग्रेजी और गणित को सीख लेने से इनको ये लगने लगता है कि ये होशियार हैं और इनके माँ बाप मूर्ख। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के प्रति खराब सम्मान, खराब व्यवहार, वो एटीट्यूड भी दिखना एक एरोगेंस वाला शुरू होने लगा था। ये भी दिखता था कुछ बच्चों में सिगरेट जैसी, गुटखे जैसी समस्याएं दिख रही थी, जिसके लिए क्या करें वो भी बहुत समझ में नहीं आता था।
स्कूल में ही बच्चे जो ये सारे बच्चे क्लास 3-4 से लेके 10th या 12th तक के होते। उनको घर से हम लोग बुला बुला करके कन्विंस करके उनको और उनके पेरेंट्स को लाते। शाम को 2 घंटे पढ़ाने का काम करते थे। यूजुअली मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये 3 चीज़ों पर प्राइमरली पढ़ाते थे, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम था। स्कूल तो उनका कहीं ना कहीं था जहाँ कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते होंगे। तो वहाँ से बेसिकली जब ये दिखना शुरू हुआ, और किसी लेवल पर ये भी चाहते थे कि बच्चों का थोड़ा चरित्र अच्छा हो, तो उस जगह से भी थोड़ा सोचने का काम करते थे। तो उस डायरेक्शन में जितने एफर्ट्स हम लोगों को समझ में आ रहे थे वो करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान किसी ने सजेस्ट किया कि ये जो तुम स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो, तो एक जीवन विद्या की वर्कशॉप होती है HBTI में। ये सर गणेश बागड़िया जी जिनके साथ में रहा, वो वहाँ प्रोफेसर थे, उसमें पढ़ाते थे। तो ये हुआ कि वो एक वर्कशॉप इस तरह से किया करते हैं, व्हाई डोंट यू गो एंड अटेंड इट, यू माइट गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। तो ऐसा कि वहाँ ये संभावना किसने हो रिकमेंड सकती किया, है। ये ध्यान है? वो तो मेरे पूरे ग्रुप का जो अच्छा। इफेक्टिवली कांटेक्ट था वो कुमार संभव जी से रहा था। तो अच्छा। मैं था, राकेश भैया थे, पवन थे, ये सब हम लोग कुछ लोग थे जो वहाँ पढ़ाने के अलग अलग कामों में एक्सपोज थे। तो मुख्य रूप से संभव भैया के थ्रू पता था। और संभव जी आपके सीनियर थे? सीनियर। हाँ। और इसके अलावा भी 1-2 लोगों ने रिकमेंड किया था। तो इस तरह से हम लोगों का आना हो गया। अच्छा। तो एक वर्कशॉप में हमसे पहले राकेश आए हुए थे, क्योंकि पढ़ाने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर था। नेक्स्ट में ये था कि उन्होंने हमको फ्री कर दिया, तो उस तरह से मैं उस वर्कशॉप में आ गया। और ये कहाँ पर होती थी वर्कशॉप? ये HBTI में सर को एक गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ था टीचर होने के आधार पर। तो उन्हीं का एक इसी तरह का ड्राइंग रूम था जिसमें एक साथ 30-40 लोग बैठ लेते थे। तो सर ने उसमें 6x3 का एक बोर्ड लगा दिया था एक साइड में, और बेसिकली वहीं पर शाम की क्लासेस किया करते थे 6 बजे से 9 बजे तक, ताकि वो सब लोग आ सकें जो ऑफिशियल सिस्टम में भी हैं, किसी जॉब में है, कॉलेज में है, इस जी। तरह आ सके। तो आज के दिन जो कानपुर की एक्टिव टीम दिखती है वो बेसिकली वही टीम है जो शाम को 6 बजे से 9 बजे 3 घंटे वाली क्लास एक वीक चलती थी, और सैटरडे संडे थोड़ा लंबा कर लेते थे। अच्छा। 5 घंटे 6 घंटे जैसा, 2-2:30 बजे से लेके 7-8 बजे तक। तो ऐसा एक्सपोजर रहा हमारा। तो जिससे पहली वर्कशॉप आपने कब की, किस सन में, कुछ ध्यान होगा? 31 अक्टूबर से 7 नवंबर 2004। 2004 में अक्टूबर में मैं उसमें बीटेक सेकेंड ईयर में था, वो मेरा 3rd सेमेस्टर था IIT कानपुर का। अच्छा। और उस वर्कशॉप के बारे, मतलब जब कर रहे थे तो काफ़ी सारे सवाल और ये सारा, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा पहली वर्कशॉप का? जो भी योग संयोग रहा हो, मुझे 2 बातें उसके निष्कर्ष के रूप में जो निकली, जो मुझे आज भी ध्यान है। पहली चीज़ ये लगी कि अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक ज़िंदगी में जीने की जगह से बहुत अच्छा उपाय, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा ढंग है। और ये कॉन्फिडेंस भी दिखा हमको उसको सुन के कि व्यक्तिगत और पारिवारिक जगह पर हम इसको जी सकते हैं। जो 1-2 बातें कहीं ओवर क्लेम की तरह लग रही थी, उसको सामान्य रूप से ऐसा मान के मैं चलता हूँ कि आदमी जब कुछ कहता है तो कुछ चीज़ें किसी जगह पर कहने में एग्जैजरेट हो ही जाती हैं, ठीक है, या इम्फैटिकली कहने के लिए जोर डालने की दृष्टि से वो कह दिया जाता है। तो वैसी 1-2 बातें कहीं लगी भी तो मैं उसको इग्नोर करके ही सुन पाया, और मुझे किसी जगह पर उसमें ये नहीं लगा कि कुछ ठीक नहीं है, न ही ये लगा हमको कि व्यक्तिगत और पारिवारिक जिंदगी में कोई कठिनाई है इसको जीने में। ये जरूर लगा कि समाज और व्यवस्थाएं इसके आधार पर बन सकती हैं, इसकी संभावना बहुत कम दिखी। एस्पिरेशन तो होता है कि हो जाए तो अच्छा है, संभावना बहुत कम लगी। अगर मेरे फर्स्ट वर्कशॉप का निष्कर्ष देखेंगे तो ये रहा, मतलब मैं वैसा जी सकता हूँ लेकिन पूरा समाज ऐसा जी जाए ये अभी मुश्किल देखा। जी। और जब ये वर्कशॉप हो गई तो उसके बाद किस तरह से कनेक्टेड रहे आप लौट करके गणेश जी मैंने से? अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिंदगी में इसको जीने का, पारिवारिक का मतलब वहाँ फ्रेंड सर्कल और घर के साथ जो थोड़े बहुत फोन के इंटरेक्शंस हैं, उसमें उस जीने के काम को शुरू किया। जनवरी में उसकी नेक्स्ट वर्कशॉप थी, 19 से 26 जनवरी, जब गणेश जी की जो वाइफ हैं अर्चना दीदी, उनका फ़ोन आया उस वर्कशॉप को अटेंड करने की जगह से। तो मैंने एक दिन उसमें सोचा कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि मुझे ये लगा कि अपने समझने और जीने की दृष्टि से जिन बातों को मैं सुन के आया हूं, इसको करने के लिए ही मुझे अभी टाइम चाहिए। प्रैक्टिस हमको पकड़ में आ गया है, धीरे धीरे मैं अपने को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ इसमें बढ़ सकता हूँ, तो मैं जाके क्या करूँ।
बट उसको सोचते हुए मुझे ये दूसरी बात लगी कि समाज के अच्छा होने की दृष्टि से मैं कुछ काम कर ही रहा हूँ बच्चों को पढ़ाने का या उस तरह का, ये एक ठीक काम लगता है समाज में करने के लिए। ठीक है, कठिनाई है, फिजिबिलिटी कम लगती, ठीक है, बट कौन जानता है। तो ये एक अच्छा काम भी दिखता है और लोग भी अच्छे हैं, तो चल के एक बार ये देखा जाए कि करने की अगर कुछ पॉसिबिलिटी होगी तो इनके साथ जुड़ के भी कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, समाज के लिए कुछ कर सकते तो हैं। सेकेंड वर्कशॉप जो 2005 में मैं आया था, जनवरी 2005 में, वो इस पर्सपेक्टिव से आया था, इस पर्सपेक्टिव से आया था। और उसके बाद मुझे मतलब धीरे धीरे चीज़ें ठीक लगी। उसमें किसी एक जगह पर ये बात हो रही थी कि धरती पर अगर लंबे समय तक मानव जाति को जीना है तो साइक्लिक और रिन्यूएबल ढंग से ही प्रोडक्शन करना ठीक बनता है, और उसमें धरती के सरफेस लेवल की चीज़ों का हम जितना अधिक से अधिक यूज़ करेंगे उतना वो रिन्यूएबल साइकिल बन सकता है, आगे क्योंकि तक चल अंदर की पाएगा। चीज़ों में प्रोडक्शन बहुत नहीं होता है। तो मैंने एक ही सवाल मुझे याद है, मैंने पूछा कि भाई इस घर में एक भी चीज़ ऐसी दिखाई देती है जिसको बनाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली धरती के नीचे की चीज़ों का प्रयोग नहीं होता। तो आपको दिखेगा लकड़ी से बनाई हुई चीज़ों को भी बनाने में तो लोहा यूज़ हो रहा है, या एनर्जी सोर्सेज यूज़ हो रहा है तो कोयला और पेट्रोलियम यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को भी हम आज यूज़ कर रहे हैं शायद ही कोई चीज़ ऐसी होगी जिसको बनाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका प्रयोग नहीं हो। तो सर ने इसका जवाब देने के बदले, सर यानी गणेश बागड़िया जी ने, हम लोग सर ही उनको कहते, तो उन्होंने इसका जवाब देने के बदले दो सवाल हमसे पूछा। पहला प्रश्न ये पूछा कि ये बताइए कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं, अगर धरती पर मानव जाति लंबे समय तक रहना चाहे तो ऐसा होना ठीक है कि नहीं। क्या उत्तर देगा कोई भी? ठीक है, ठीक है यही कहेगा। तो मैंने भी यही कहा, हो जाए तो अच्छा है, होना तो यही चाहिए। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि अगर ये लगता है कि ये होना चाहिए तो जिम्मेदारी कौन लेगा। वो प्रश्न था जिसने मुझे इस बात को सोचने के लिए और बाध्य किया कि ये बात सही है कि आईआईटी जैसी जगहों से पढ़ने का मतलब समाज में इंटेलेक्चुअली भी टॉप 10% में तो हम आते ही होंगे, और ज्यादा टॉप 5% 5% 1% में भी जा सकते हैं, बट 10% में तो है ही। बिल्कुल। ये भी समझ में आया कि फाइनेंशियली भी अगर देखें अपने गांव की जगह से तो हमारा घर टॉप 10% में आता ही होगा। ये बात भी साथ में लगी कि आईआईटी जैसी जगहों में एडमिशन हो जाने से, और ख़ास करके तब जब उस गांव में एरिया में सालों में किसी एक का होता है और पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे हों तो एक लेवल का रिस्पेक्ट भी आपको मिल ही जाता है। तो सोशली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, इंटेलेक्चुअली, ये सब जगह से जो समाज के टॉप 10% में आने वाले हम लोग हैं, अगर हम समाज को बेहतर करने की दृष्टि से नहीं सोचेंगे तो जो आज के दिन ब्रेड बटर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या जिनको यही नहीं है कि सुबह से शाम तक में ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, या अपना थोड़ा सम्मान हो जाए, पहचान हो जाए, थोड़ी कुछ हमारा भी वजूद बन जाए, इसी में जो लगे हुए हैं, उनसे हम और उम्मीद भी क्या कर सकते। अगर यही क्लास नहीं सोचेगा समाज के लिए तो दूसरे क्लास के लिए तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं बना रहे हम। ये आपको उसी दौरान ये ध्यान आया कुछ ऐसा? जी जी। जी। और इसी तरह फिर आप बीटेक भी करते रहे और साथ साथ गणेश जी के साथ जो है मिलके कुछ तो फिर कार्यशाला। वहीं से हम लोग ये सोचना शुरू किए कि क्या जिम्मेदारी हम लोग ले सकते हैं जहां से इस काम को शुरू करें। तो वर्कशॉप में आने वाले लोगों के रुकने का इंतजाम करना, खाने पीने का इंतजाम करना, चाय नाश्ते का इंतजाम करना, वर्कशॉप में आने वाले लोगों के लिए संपर्क करना, उनका अटेंडेंस लिस्ट बनाना, उसको टाइप करना, कुछ जनरल आर्टिकल्स लिखने टाइप करने के काम को करना, थोड़े बहुत फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के काम को करना, उस तरह की चीज़ों को धीरे धीरे हम लोगों ने वहाँ पर शुरू किया। राकेश काफ़ी एक्टिव रहे हमारे साथ। राकेश मौर्य हमारे सीनियर थे आईआईटी कानपुर में, और अभी आईआईटी रोपर में फैकल्टी हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जी जी जी। तो वो काफ़ी एक्टिव रहे साथ जी, में। हम लोग लंबे समय तक साथ में बहुत समय लगाए। और फिर 2006 से नेक्स्ट ईयर से अभिषेक उसमें एक्टिव हो गया। अभिषेक से मेरा स्कूल फ्रेंड रहा है और आईआईटी कानपुर में भी फ्रेंड था जी। तो वो एक्टिव हो गया। तो फिर मैंने और अभिषेक ने साथ मिल करके जो है बहुत लंबा समय वहाँ पर लगाया। तो आपका बीटेक जो है 2007 में हुआ, तो कोई जॉब भी लगी गई होगी? मैंने जो प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करने का एक फॉर्म भरना होता है कि आप प्लेसमेंट के लिए इच्छुक हैं, मैंने वो फॉर्म ही नहीं भरा।
क्योंकि मुझे ये क्लियर था कि मुझे जॉब में नहीं जाना, तो उस फॉर्म को भर के क्या करना। मतलब ये कब ऐसा लगा कि नहीं जाना? क्योंकि जब शुरू में आए तब तो ये सोच रहे थे कि सभी को नौकरी मिल जाती है इस तरह का। अराउंड देखिएगा तो ये प्लेसमेंट भरने का काम 2006 के अक्टूबर नवंबर में होता होगा, या थोड़ा और पहले शायद। मतलब 2007 का मैं पास आउट हूँ, तो 2006 सितंबर अक्टूबर में मुझे लगता है ये फॉर्म भरने का काम होता होगा। उस समय मुझे ये क्लियर हो गया था कि मुझे जॉब में नहीं जाना। अच्छा। तो फिर दो चीज़ें हमको समझ में आई। एक तो ये कि इस बात को समझने की दृष्टि से कानपुर रह लेते थोड़ा। दूसरा ये कि घर में दूसरा ये लगा कि घर में रहने की दृष्टि से जो काम हम करना चाहते हैं उसके लिए घर वालों के साथ चर्चा और संवाद करके कोई भी निर्णय लेना ठीक है। तो थोड़ा इस बात को और डिटेल में देखने की जगह से, घर वालों से चर्चा और संवाद करने की जगह से, मुझे पीएचडी एडमिशन एक सामान्य ऑप्शन लगा कि पढ़ने की वो पे घर वाले आराम से मान जाएंगे कि पढ़ाई करो, कानपुर में रहना भी हो जाएगा, और पढ़ाई भी हो जाएगी, और घर वालों की आसानी से सहमति मिल जाएगी। 5-6 साल और इस काम में भी लगा जी। पाएंगे। तो उस दौरान फिर हमको घर में बात करने का, लोगों के साथ चर्चा का, उनको आकर के इन जगहों को देखने का, वो सब का अवसर मिल गया, और अपनी भी थोड़ी गहराई बन गई इसमें, जिससे आगे फिर इसमें लगने का हमारा अपॉर्चुनिटी बन पाया। और एक अच्छा सौभाग्य हमारे साथ ये रहा कि मेरा जो पूरा फ्रेंड सर्कल था उसके कई सारे दोस्त, स्कूल के दोस्त भी, बेगूसराय के दोस्त भी, आईआईटी कानपुर के फ्रेंड्स भी, बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ पाए इस पूरे प्रोग्राम से। तो जब आपकी पीएचडी थी तो आप कई सारे लोगों को बुला के जो कार्यशालाएं होती थी इस तरह का वो जी कराते थे, जी और जी आपके परिवार से माता पिता और जी भाइयों ने भी जी इनको किया। जी 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 और ये पीएचडी के दौरान ही सभी ने? बीटेक के दौरान भी कुछ लोग आए, हमारे फ्रेंड सर्कल के तो बहुत सारे लोग बीटेक के दौरान आए। हमारे स्कूल टीचर, हमारे कुछ सीनियर्स और घर के लोग, ये सब पीएचडी में धीरे धीरे आए। और पीएचडी आपकी 2013 में हुई? जी। उसके बाद भी 14 की डिग्री है, 14 की जून डिग्री में है। डिग्री मिल गया तो हमसे। उसके बाद भी आपको कहीं से जॉब के लिए आया होगा कि यहाँ इस तरह का कुछ? प्लेसमेंट में जब तक आप अप्लाई नहीं करते अच्छा, हैं वो तब अप्लाई। तक आप उनकी जॉब लिस्ट में ही नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा। और यूजुअली उसमें ये कहते हैं कि अगर आपको जॉब लेनी है तभी अप्लाई करें, क्योंकि उसी डेटा के बेसिस पर ये बनता है कि कितना परसेंटेज सिलेक्शन यहाँ जॉब का हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं और फिर आप जॉब में नहीं जाते हैं तो डेटा में हर बार ये दिखाएगा कि आईआईटी कानपुर से इस लड़के को जॉब नहीं लगी, इस रूप में वो परसेंटाइल डाउन होता है। और ऑन एन एवरेज कितने % लोग, बच्चे ऐसे रहते होंगे जो ये फॉर्म ही नहीं भरते होंगे? अगर मैं अपने बैच में देखूं तो मुझे 2-3 लोगों के बारे में ऐसा दिखता है। 400 का बैच था हमारा उस समय, 400 का। 3 लोग हम लोग ऐसे दिखते हैं जिन्होंने बेसिकली नहीं वो भरा। किया और कुछ ना कुछ अपना परस्यू किया आगे। अच्छा अच्छा। कुछ जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते होंगे वो भी नहीं भरते होंगे, ये भी है? यूजुअली वो लोग भर देते हैं जनरली, ठीक है, जॉब्स मिलने के बाद नहीं जाते। अच्छा अच्छा। अगर उनको कुछ वो दिख गया ऑप्शंस तो नहीं जाते। और आप जब पीएचडी हो गई और इस पूरे काम में, और पीएचडी के दौरान में भी जो यूएचवी में लगे रहे, और संस्थान, कानपुर संस्थान वहाँ पर एक बन गया जो आपने मंदना में, तो पहले भी गए थे थोड़ा बहुत, उसका जी। कुछ था ही। और इसके साथ साथ जो नागराज जी हैं अमरकंटक में जो थे, उनसे कब मुलाकात हुई और उनके बारे में कैसे आइडिया लगा, पता चला? 2004 में जब मैंने पहला शिविर किया तो उसके बाद किताबों का एक स्टॉल लगता है, तो मैंने वहाँ की जितनी किताबें थी सबको उठा के ले आया और अपनी टेबल पर लगा दी, और रोज़ उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ने का काम करता था। तो मेरे रूम में जो भी लोग आते थे उनको केमिकल इंजीनियरिंग की किताबें दिखी ना दिखी, जीवन विद्या का वो पूरा सेट जरूर दिख जाता था जी। तो वैसा अगर देखिएगा तो मेरा पढ़ने का वैसा रहा, बुक्स के साथ एक्सपोजर। 2005 की समर में आईआईटी कानपुर में यूजुअली 2.5 महीने की छुट्टियां होती हैं, तो वो मेरे पास फुल टाइम रहा जब मैं दिन भर में 8-10 घंटे भी इनको पढ़ने के काम को कर सकता था। तो आप छुट्टियों में वहीं रहे कानपुर? जी, 10 दिनों के लिए घर गया था, बाकी समय मैं आईआईटी कानपुर में ही था। एक डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स ज्वाइन कर लिया था, तो
वीक में 3-4 घंटे की वो क्लासेज होती थी, बाकी समय मोर और लेस आप फ्री हैं। तो उस दौरान इन पुस्तकों को बहुत डिटेल में पढ़ने का काम किया मैंने 2005 के समर में, 2005 के समर में, समझ में। और फिर 2006 के समर में भी इंटर्नशिप था हमारा, तो उसमें भी बहुत समय हमारे पास होता था। इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा काम नहीं था उस समय, बरेली में इंटर्नशिप था हमारा, इफ्को में, तो काम नहीं था वहाँ ज़्यादा। तो ये 2 समय उनको पढ़ने का हमको बहुत अच्छा वो मिला। और पहले दूसरे शिविर के बाद से ही मैं एवरेज अगर देखिएगा तो 2-3 घंटे का समय तो मैं पढ़ने में लगा देता था, क्योंकि मुझे और बहुत कामों में रुचि नहीं थी। तो अगर समय है तो मैं पढ़ ही लेता था यूजुअली। तो इस तरह से पुस्तकों से हमारा वो रहा। फिर जीवन विद्या का सम्मेलन हर साल एक होता है, तो 2005 का नेक्स्ट ईयर का जो हमारा सम्मेलन था वो मसूरी में था। पवन गुप्ता जी जो मसूरी का सिद्ध का सेंटर है जी। उसमें वो उस समय जीवन विद्या की बहुत सारी एक्टिविटीज चलती थी, तो सम्मेलन वहीं पे था। तो पहली बार जो आदरणीय नागराज जी या बाबा जी जो मध्यस्थ दर्शन जीवन विद्या के प्रोपाउंडर रहे, उनसे मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन है मिलने का वो 2005 का वहाँ का है। हर सम्मेलनों में उसके बाद मिलना होता ही रहा। कानपुर भी वो हमारे रहते तक मुझे याद है कि 4-5 बार 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए आके रहे हैं, जिस दौरान उनसे मिलने का वो रहा। अमरकंटक जाने की जगह से देखिएगा तो मुझे लगता है कम से कम 6-7 बार तो हमारा अमरकंटक जाके भी मिलने वाला इंटरेक्शन उनके साथ रहा। ये एक्सपोजर रहा उनके साथ। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको जब जैसे गणेश बागड़िया जी की कुछ बात आपको कैच कर जाती कि ये बहुत अच्छी है, इसी तरह बाबा जी की कोई बात ध्यान गई हो कि ये बात जो है ठीक लगी, अच्छी लगी? देखिए, ये पूरे मध्यस्थ दर्शन जीवन विद्या की पुस्तकों को जब मैंने पढ़ा ना, तो 2-3 बातें हमको बहुत अपील करी, जिसने मुझे इसमें फिर आगे जुड़ने और करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक तो ये बात दिखा कि अपना व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक उन्नति का काम, ठीक है, परिवार में रहते हुए किया जा सकता है। बहुत बार अभी जो ये लगता है कि हमको अध्यात्म के लिए परिवार को छोड़ देना परिवार पड़ेगा। और समाज दोनों को छोड़ना हाँ। पड़ेगा, और अगर समाज का काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जिंदगी में जो प्रोग्रेस है वो छूट जाएगा, ठीक है, और कई बार परिवार भी इग्नोर हो जाएगा। तो वो संभावना हमको यहाँ दिखी कि व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जिंदगी तीनों को एक साथ संतुलन पूर्वक जीने का काम किया जा सकता है इस दर्शन के माध्यम से, वो संभावना हमको दिखी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हमको इसमें इंस्पायर की वो ये कि शिक्षा की विधि से एक तर्क संगत ढंग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस पूरी समझ को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो वस्तु केंद्रित ढंग से एक लॉजिकल और रेशनल मैनर में इस पूरी बात को चर्चा किया जा सकता है, संवाद किया जा सकता है, दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाई जा सकती है, और मिल करके हम वास्तविकता को समझने का काम एक तर्क संगत ढंग से कर सकते हैं। उसके लिए किसी आस्था में जाने की जरूरत नहीं है इस विधि में। तो इसलिए ये शिक्षा की वस्तु हो सकती है और साथ मिलकर के हम उस यात्रा को कर सकते हैं, वो हमको दूसरी संभावना इसमें दिखी। अन्यथा कई बार उस समय हम लोग ये बात को सुनते थे कि वैल्यूज कैन बी ओनली कॉट, इट कांट बी टॉट। ये बचपन से बताया जाता है कि माँ बाप से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, इसको पढ़ाया नहीं जा सकता, पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसा मानते। इसमें हमको ये बात दिखी कि इसको पढ़ाया भी जा सकता है, चर्चा भी की जा सकती है, संवाद भी हो सकता है, और दूसरा समझ भी सकता है। इस पर भरोसा इसलिए बना क्योंकि मैं खुद भी इसी विधि से इसको सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, और मेरा खुद का ही उत्साह बन पा रहा है। तो मैं स्वयं इस बात में प्रमाण हूँ कि ये काम करता है। ठीक बात है। हमने भी जो है देखने से भी ज्यादा चीजों को तर्क के उससे जो है वो देखा और वैसे सीखा जी। और कम से कम जीवन विद्या में मुझे ये दिखा कि जितना जितना इन बातों को समझने का और तर्क संतुष्ट होने का काम होता मेरा चला गया, उतना मेरा मोटिवेशन बना इसको जीने का। और किसी जगह पर तो ये भी मानस बन पाया कि भाई दूसरे लोग जी रहे हैं चाहे नहीं जी रहे हैं, हमको तो इसको जीना है। हमको अपने सुख से जुड़ा हुआ दिखता है, अपनी तृप्ति से जुड़ा हुआ दिखता है, समाज और परिवार के लिए करने लायक सार्थक काम दिखता है। तो कोई करे तो भी, कोई ना करे तो भी, अपना डायरेक्शन तो यही बनता है काम करने का,
वो संभावना दिखती है तो फिर लगता ही है व्यक्ति किया। तो जैसे आपने बताया कि बाबा जी से मिलना हुआ और गणेश जी के साथ आप वहाँ जो कानपुर संस्थान है वहाँ रह ही रहे थे। अब जब आपकी पीएचडी हो गई 2014 में, इस दौरान आप कहाँ शिफ्ट हुए? आप बेगूसराय आए या वहीं रहे? तब क्या डिसीजन लिया? तब तक हमारा ये मन बन गया था कि इसका काम करना है, और चूंकि कानपुर में इसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी और हमारा ग्रुप भी था, तो हमें एक्चुअली संस्थान में रहने लगा। उसके पहले भी देखेंगे तो बीटेक के दौरान भी शाम का बहुत सारा समय हम लोग HBTI में गणेश बागड़िया जी के घर पर मैं और अभिषेक काफ़ी समय वहाँ गुजारे। पीएचडी ज्वाइन करने के बाद भी वो स्थिति रही। 2010-11 से हम लोग संस्थान ज़्यादा रहने लगे, बल्कि 2012 से और ज़्यादा रहने लगे, बट 10-11 से ये शुरू हो गया था। तो 10-11 के बाद से तो ये रहा कि संस्थान में ही यूजुअली हम रहते थे और क्लासेज और पीएचडी का काम हम यहाँ आके करने का काम करते थे। तो तब से संस्थान रहना ही हो रहा था हमारा। तो पीएचडी के बाद इतना ही हुआ कि अब आईआईटी आना बंद हो गया मोरलेस, या कम आते थे, या फ्राइडे मीटिंग एक चलती है वहाँ शाम को, उसमें आते थे। तो रहना मेरा फिर सीधा संस्थान रही रहे थे वो कंटिन्यू हो गया, और मुझे लगा कि यहाँ रहते हुए काम करने की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ग्रुप भी अच्छा है, तो इसलिए यहीं रह के काम करते हैं। इस तरह से मेरा संस्थान रहना शुरू हो गया फुल टाइम। और संस्थान में रहते हुए जो AKTU के लिए काम हुआ, और क्योंकि शुरुआती देखें अगर जो UHV का, तो हालांकि IIIT से भी जर्नी शुरू हुई, पर एक बड़ा काम UHV का AKTU से हुआ। इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ, IIIT से ही शुरू करते हुए बता पाएँ। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार जीवन विद्या में जुड़ा तो उसमें IIIT हैदराबाद में कुछ कार्यशालाएं चल रही थी, सर जाया करते थे वहाँ, तो उस तरह से सूचनाएं वहाँ की कुछ न कुछ आती रहती थी। 2005 में वहाँ पर कोर्स शुरू करने का काम हुआ, तो उस समय से वहाँ पर कुछ गतिविधियाँ शुरू हुई। तो सर के साथ रहने से, गणेश बागड़िया जी के साथ रहने से वहाँ के अपडेट्स इन बिटवीन मिलते रहते थे कुछ न कुछ। और UPTU का जो काम शुरू हुआ वो तो 2008 में कुछ सेमिनार्स चल रहे थे जिसमें वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जाए, उसको लेकर के कुछ बात हो रही थी। मतलब धीरे धीरे भी बोल सकते हो तो। उसके पहले देखेंगे तो IIIT के काम की धीरे धीरे अलग अलग जगहों तक चर्चा शुरू हो गई थी। तो 2006 में जो 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर प्रेसिडेंट उस समय थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने अपने स्पीच में लगभग 3.5 मिनट इस पूरी बात का जिक्र किया, और जो IIIT हैदराबाद में वो प्रयोग चल रहा था उसको एप्रिसिएट किया। उसके ठीक बाद IIT दिल्ली में 2007 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर, मई 2007 की बात है। उसमें भी प्रेसिडेंट आए थे उसके इनॉग्रेशन में। उसके बाद ये धीरे धीरे एकेडमिक जगत में चर्चा का एक विषय हो गया, और गणेश बागड़िया जी, उसमें प्रोफेसर राजीव सांगल जी IIIT हैदराबाद के डायरेक्टर थे, और प्रोफेसर RR गौर IIT दिल्ली के प्रोफेसर थे, अब तो वो रहे नहीं। इन 3 लोगों ने मुख्य रूप से इस पूरे काम को कंसेप्चुलाइज करने का और शिक्षा में कैसे लेकर के जाया जा सकता है उसकी विधियों को विकसित करने के ऊपर काफ़ी रिगरस काम किया। चूँकि ये सब शिक्षक लोग थे इसलिए पढ़ाना जानते थे, शिक्षा जगत में चीज़ें किस तरह से चलती हैं उनका सेंस था। तो धीरे धीरे इस पूरे कंटेंट को उन्होंने इस प्रोसेस में पिरोने का और चलाने के काम को किया। और इन सब के पहले भी देखेंगे तो एक प्रोफेसर यशपाल सत्य IIT दिल्ली के प्रोफेसर रहे, उन्होंने बेसिकली इस पूरी बात को सरल और सामान्य शब्दों में लोगों तक पहुंचाने के काम को शुरू किया। अच्छा, तो ऐसा देखेंगे तो क्रम से ये चीज़ें बढ़ती चली गई, और फिर अलग अलग कोर्सेज प्रोग्राम्स जो सब बेसिकली जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन से इंस्पायर्ड रहे वो चले। तो जैसे साइंस एंड ह्यूमनिज्म का एक कोर्स काफ़ी पहले IIT दिल्ली में चलता था, उसके बाद भी प्रोफेसर गौर जीवन विद्या से इंस्पायर्ड शुरू तो कोर्स पहले से था, धीरे धीरे जब जुड़ना शुरू हुआ लोगों का तो
इम्पैक्ट्स उसके इन कोर्सेज पर जाने शुरू हुए। अच्छा। फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर इस कई तरह के कोर्सेज डिजाइन किए। आईआईटी कानपुर में भी इससे इंस्पायर्ड कुछ कोर्सेज चले। प्रोफेसर ए.के. शर्मा सर एक आईआईटी कानपुर में रहे, एचएसएस ह्यूमैनिटीज़ के प्रोफेसर थे। उन्होंने भी एक कोर्स में कुछ लेक्चर जीवन विद्या मॉडल्स को लेकर के पढ़ाने का काम किया। ऐसा अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग तरह से प्रयोग करते रहे। तो जीवन विद्या से इंस्पायर्ड, प्रेरित जो ये कोर्सेज रहे, वो धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा में जुड़ने शुरू हो गए। तो मुझे याद है कि 2007-8 में जब कई बार चर्चा होती थी तो बहुत सारे लोग ये बात करते थे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वैल्यूज़ की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो टेक्निकल पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। ठीक बात है। आज मैं बदलते समय के साथ देख रहा हूँ तो जो परिस्थिति और वातावरण बन रही है उसमें अब ये सवाल तो ज़्यादातर लोग नहीं पूछते हैं कि वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। बोले सबसे ज्यादा वैल्यूज तो इंजीनियर्स को जरूरी है। वो बात तो अब धीरे धीरे दिखने लगी है। तो मुझे लगता है अवसर और आवश्यकता भी बन रही है समाज की, लोगों की, और इस तरफ ध्यान जाने का काम हो रहा है। तो इस रूप में एक तरफ से समाज में अवसर और आवश्यकता का बनना, दूसरी तरफ इन कुछ लोगों का लग करके शिक्षा के जगत के हिसाब से इस पूरे कंटेंट और करिकुलम को डिजाइन कर देना, ये दोनों के संयोग में मैं मानता हूं कि ये चीजें इतनी सरलता से फ्लो होने की तरफ जा रही है। ठीक बात है। और उसमें जो भी लोग हैं, जो प्रोफेसर्स का आपने नाम लिया, वो सभी लोगों का एक महत्वपूर्ण एफर्ट है। उन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन लगा दिया अपने परिवार के साथ रहते हुए। इस तरह का उनका एक बड़ा योगदान सभी प्रोफेसर्स का रहा है ना, है ना। इनफैक्ट ये कंट्रीब्यूशन ही है और उनका ईमानदारी पूर्वक जीना है जिसने इस पूरे काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम किया है। जी जी। तो समाज की आवश्यकता और कुछ लोगों का लग करके उसको पूरा करने में अपने को पूरी तरह से इन्वेस्ट करना, ये दोनों के संयोग में ही मुझे लगता है कि चीजें खिलती हैं। तो 2009 में जो पहली वर्कशॉप आईआईटी कानपुर में हुई थी, खास तौर पर एकेटीयू के टीचर्स प्रोफेसर्स के लिए, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा उसमें? उस समय भी 2-3 ऑब्जर्वेशन रहे। इसकी ज़रूरत है ये तो ज़्यादातर टीचर्स ने स्वीकारा। ये जरूर कहा कि हमसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत हमारे डायरेक्टर और मैनेजमेंट के लोगों को है, वहाँ कुछ करिए नहीं तो हम क्या करेंगे इसका। ये दूसरी ध्वनि रही। तीसरा, कुछ लोगों का ये एप्रीहेंशन रहा कि बात तो ठीक है बट बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं, पढ़ाया जा सकता है कि नहीं, क्लासरूम में कैसा चलेगा, उसको लेकर के कुछ डाउट्स, कुछ शंकाएं, कुछ एप्रीहेंशंस ये रहे। क्योंकि माँ बाप तो आते ही हैं कि पैकेज क्या लगेगा तभी एडमिशन दिला रहे हैं, इस तरह का सब रहता ही है। जी तो जी। ये प्रश्न भी उठा। और जब एकेटीयू की वर्कशॉप्स बढ़ती गईं, जो पहले साल में 1 हो रही थी, फिर वो 2 हुई, 4 हुई, 6 हुई, फिर एक टाइम तक तो ऐसा भी रहा कि एक सेशन में, एक समर में 30-30 वर्कशॉप भी रही। ये यात्रा को किस तरह से देखते हैं आप? भी इस पूरे में कार्य में एक अहम योगदान था, लगे हुए थे। मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो नहीं रहा, मैं ईमानदारी की बात कहूँ तो, लेकिन हाँ, इस पूरे अभियान को नज़दीकी से देखने का और कुछ लेवल पर भागीदारी करने का काम तो रहा है। ये बात और रही कि मैंने जितनी भागीदारी की है इसमें, उससे बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज किया है और वैल्यू दिया है। तो बहुत बार लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा करता रहा हूँ, एक्चुअली किया बहुत थोड़ा ही हूँ, लेकिन वो थोड़ा करना भी जो है, लोग जब देखते हैं और जो नहीं कर रहे होते उन सब, उनको बहुत ज़्यादा लगता है। तो उस जगह से अगर देखेंगे तो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो अलग अलग वाइस चांसलर आए बाद के दिनों में, प्रोफेसर प्रेम व्रत जी के टाइम पे ये शुरू हुआ था। बाद में जो अलग अलग वाइस चांसलर्स आए, उन्होंने इनकी उपयोगिता और सार्थकता को देखने के आधार पर धीरे धीरे उसको एक्सपेंड करने के काम को शुरू किया। और ये बात समझ में आ रही थी पानी भी लेंगे क्या? ये बात समझ में आ रही थी कि टीचर्स अगर प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है तो बच्चों को पढ़ाने का काम ठीक ढंग से नहीं हो सकता है।
तो इस रूप में टीचर ट्रेनिंग पर धीरे धीरे जोर होना शुरू हुआ और फिर वर्कशॉप्स बढ़ते चले गए। किसी समय पर यह भी ज़रूरत लगी कि कुछ हायर लेवल के कोर्सेज भी डेवलप करने चाहिए, ताकि जिन बच्चों का इंटरेस्ट बनता है, ये यूजुअली फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है, तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट बनता है उनको थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कुछ इलेक्टिव कोर्सेज के भी ऑप्शंस रहें, इसको लेकर के भी सोचा जाने लगा। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में शुरू होने के बाद नेक्स्ट पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ये काम शुरू हो गया। प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा जी उस समय वहाँ के वाइस चांसलर थे, जो आईआईटी दिल्ली से भी जुड़े हुए थे, उनके बोर्ड में थे। तो वहाँ से उनको इस पूरे बात का पता चला, ठीक, तो वहाँ वो काम शुरू हो गया। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर धीरे धीरे काम फैलता चला गया। 2014 से भूटान में भी इसका वर्कशॉप्स और इसके कोर्सेज शुरू हो गए। ऐसा अलग अलग जगहों पर जो ये काम फैलता चला गया, तो उसमें टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत, हायर लेवल के कोर्सेज को शुरू करने की ज़रूरत, ये सब धीरे धीरे बनती चली गई। और उसी में से लोग भी निकलते गए जो उस काम में अपने को इन्वेस्ट कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए। तो अगर इस जर्नी को देखेंगे तो ऐसा दिखता है। और आपने अपनी पहली कार्यशाला कब ली, पहली वर्कशॉप कब ली, और कौन पार्टिसिपेंट कौन कौन थे उसमें? ये तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने पहली वर्कशॉप्स कब की है, लेकिन ये दिखता है कि संस्थान में कुछ वर्कशॉप्स चलाए हैं, आईआईटी कानपुर में कुछ चलाया है, अपने घर जो बिहार बेगूसराय है हमारा, वहाँ कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट किए थे। ये सब मैं बता रहा हूँ 2010 से लेके 14-15 के बीच में, जब फेज में लगभग रहा है। 2010 के पहले भी हो सकता है, बेगूसराय में एक दो वर्कशॉप्स हमने ले लिए हों 3 दिन 5 दिन के, बट 2010 से 15 के बीच तो किया ही है। और 15-16 के बाद तो एक तरह से फुल टाइम कई तरह के वर्कशॉप्स को चलाने का काम किया है 2020-21 तक। और पिछले 1 सालों से देखेंगे तो पिछले 6-7 महीनों से तो थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं इस पूरे कंटेक्स्ट से थोड़ा सा अलग आपसे 2 प्रश्न और पूछना चाहूँगा। जो युवा अवस्था में ये देखा जाता है कि जो बच्चे हैं उनका नशे की तरफ, खास तौर पे सिगरेट, गुटखा, तंबाकू इस तरह का, या फिर लड़कियों की तरफ, और इसके साथ पोर्नोग्राफी की तरफ एक बहुत अधिक रुचि से वो बढ़ते हैं जी। आप अपने आप को कैसे इधर से रोक पाए, और आज के जो युवा हैं इनको कुछ ध्यान दिलाते हुए, ताकि ये उधर ना फंसें, कुछ उनके लिए बता पाए? पहले तो आप कैसे रुक पाए, उसको अगर बता पाए। देखिए, उसमें मेरे साथ अच्छी बात ये रही कि जो मेरा स्कूल था नेतरहाट, वहाँ का माहौल और पूरा वातावरण इस तरह का था जिसमें ऐसी किसी नकारात्मकता के लिए जगह नहीं थी। तो इस कारण से उससे बचना हो गया। गुटखे सिगरेट का कोई माहौल ही नहीं था वहाँ, तो बचना हो गया। दूसरा, 11th-12th 2 साल जो है वो पढ़ाई में रहे, तो ध्यान इधर उधर जाने की संभावना नहीं रही। उसके बाद मेरा संयोग ऐसा रहा कि आईआईटी कानपुर आ गए और गीता से जुड़ गए, सामाजिक कामों से जुड़ गए, तो मेरे पास समय ही नहीं रहा बहुत इधर उधर ढूंढने का। और सेकेंड ईयर तक आते आते जीवन विद्या से जुड़ गए, तो फिर इतना मन इसमें डूब गया कि दूसरी चीज़ों में जाने की जगह ही नहीं बची। तो मुझे लगता है कि कई बार जो हम दूसरे तरफ से सुख को ढूंढने के लिए या एक्साइटमेंट को पाने के लिए जो अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने का कोशिश करते रहते हैं, वो एक मन के खालीपन का इंडिकेटर है। मन को अगर कुछ सार्थक रुचिपूर्ण काम दिखे, जो इसमें उसकी अपनी भी तृप्ति दिखे, अपने लिए भी उपयोगी दिखे, परिवार और समाज के लिए भी सार्थक दिखे, तो उस सार्थकता को करने में ही मन इतना तृप्त रहता है कि फिर तृप्ति ढूंढने के लिए 10 तरफ नहीं जाता। मैं इसका उदाहरण हर बार देता रहता हूँ कि सामने साफ नदी बह रही हो, ठीक है, या झरना बह रहा हो जिससे पानी पी के आप कभी भी प्यास को बुझा सकते हैं, तो 2 किलोमीटर दूर किसी गंदे नाले में मुंह मारने कोई भी नहीं जाता। ठीक बात है। तो एक बार तृप्ति के लिए एक सार्थक जगह दिखने लगे तो उस मन दूसरी तरफ भागना बंद हो जाता है। पर अगर मैं आज की जनरेशन में, जो इसको हम
सो कॉल्ड जेनजी कह रहे हैं, या जो और नई जनरेशन आ गई है, अल्फ़ा बीटा और बहुत सारे नाम हैं। तो इनके पास मोबाइल भी है, डेटा भी फ्री है, वाईफाई भी है, ये सारा कुछ है। सिगरेट की दुकानें, गुटखे की दुकानें आम है, पॉकेट मनी भी इनको अच्छी मिल जा रही है, ऐसा भी नहीं कि कुछ पॉकेट मनी नहीं है। तो इतना सब होने के बावजूद कैसे आज के बच्चे, क्योंकि आपके टाइम मोबाइल भी बहुत वैसा नहीं रहा होगा, नहीं था। आज के बच्चे कैसे उससे बच पाएं, इसके बारे में अगर कुछ बता पाएं। 2 सिंपल मेरा ऑब्जर्वेशन है। पहला ये कि अगर वो ये मोबाइल और बाकी चीज़ें जो उनके पास उपलब्ध हैं, इनका सार्थकता के अर्थ में प्रयोग करना शुरू करें। परिवार का माहौल ऐसा बन सके कि एक दूसरे के साथ मैत्री और आत्मीयतापूर्ण जीने का डिज़ाइन हो, पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, मित्रों के साथ। तो उस आत्मीयतापूर्ण माहौल में जीने की तृप्ति इतनी अधिक होती है कि ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ भागने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्योंकि वो जो खालीपन है ना, जो परिवार में भी वो आत्मीयता नहीं मिल रही है, शेयरिंग करने के लिए लोग नहीं मिल रहे, ठीक, या जिनके साथ जी रहे हैं वहां भी बहुत गहरे लेवल का जुड़ाव एक दूसरे के साथ नहीं महसूस कर रहे हैं, वो खालीपन है जो फिर उस खालीपन को भरने के लिए 10 तरफ भागने के लिए हमको बाध्य करता है। तो एक जगह वो है जहां ठीक से काम होने की जरूरत है कि हमारे परिवार का माहौल, दोस्तों के, मित्रों का माहौल इतना अच्छा हो सके कि वो सार्थकता की तरफ जीने की प्रेरणा भी दे और उसमें जीते हुए हमको तृप्ति भी महसूस हो। दूसरा, जो ये इंटरनेट मीडिया के कारण ये जो उपलब्ध हो गई हैं, चाहे पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स हों, चाहे आकर्षण हो, इसको आज की मीडिया और इंटरनेट जाने अनजाने हवा देके बढ़ाने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड किया जा सके, इनकी सार्थकता क्या है, उपयोगिता क्या है, उसको पहचान करके संवेदनाओं के सदुपयोग की तरफ ध्यान जा सके, उसको संतुलित और व्यवस्थित रखने की तरफ ध्यान जा सके, और एक मनुष्य की गरिमा और स्वतंत्रता इन संवेदनाओं को संतुलित और व्यवस्थित रखने में है, न कि इसका गुलाम बन जाने में है। ये क्लैरिटी धीरे धीरे मिलना शुरू हो और उसके लिए अगर एक्सपोजर बच्चों को मिल सके, उनसे इस पर थोड़ी चर्चा और संवाद हो सके, और बिना दबाव डाले हुए, बिना बात को मनवाने की जगह पर गए हुए, उनको जांच परख का अवसर दे करके तर्क संगत ढंग से चर्चा को अगर हम कर सकें ना, तो क्लैरिटी बन पाती है बच्चों की और धीरे धीरे वो इसमें आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि संवेदनाओं के गुलाम जितना हम होते चले जाते हैं ना, उतना ये दिखता है कि अपना शरीर, बॉडी, इंद्रिय, वो सेंस ऑर्गन जिसको आप एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, समय के साथ क्षीण होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है, वीक होता चला जाता है, स्वास्थ्य लूज करते हैं। फिर इसमें सुख ढूंढने की प्रवृत्ति के कारण मन लंबे समय तक उसमें उलझना शुरू हो जाता है। तो ये जो आप पोर्नोग्राफिक मटेरियल की बात कह रहे हैं, बेसिकली अब शरीर इंगेज नहीं है इन वासनाओं में, मन को हम इंगेज करके रखने का काम कर रहे हैं। ठीक बात है। और ये मन इंगेज अगर होना शुरू हो गया, तब तो आगे लंबे समय तक भी उसमें उलझा हुआ रहने का ही काम होता है, और एक तरह से उस समय और ऊर्जा को आप दूसरी जगह लगा भी नहीं सकते हैं सार्थकता में, वो स्थिति हमारी बन जाती है। तो शरीर गया, मन गया। फिर इस प्रक्रिया में यह भी दिखता है कि किसी लेवल पर जाकर के सुविधा और संसाधनों को इकट्ठा करने में उस संसाधन भी एक तरह से दुरुपयोग हो रहे, जो शरीर को स्वस्थ रहने और समाज की भागीदारी में लग सकते थे, वो एक निरर्थकता में लग गए। चौथी चीज ये भी दिखती है कि इन संवेदनाओं के अगर हम गुलाम हो जाते हैं, तो जायज तरीकों से अगर उसको पूरा करने का उपाय नहीं मिलता है, तो सारे नाजायज, गैर सामाजिक और गैर कानूनी तरीकों में ही हम उलझने का काम करने लगते हैं, और कई बार फिर हम ब्लैकमेल होने लगते हैं इन जगहों पर। आए दिन मीडिया के न्यूज़ों से देखेंगे तो नीचे से ऊपर तक के बहुत सारे लोगों का उसमें वो दिखता है। अभी भी ये पिस्टिन फाइल्स का बहुत सारा कुछ चल रहा है। तो ये चारों लेवल पर अगर उसका दुष्प्रभाव दिखना शुरू हो जाए,
तो एक बच्चा अपने को संतुलित कर सकता है, व्यवस्थित कर सकता है। अभी जाने अनजाने उसको लगता है कि इसमें डूब जाने में ही सुख है, और वो खींचता चला जाता है, और किसी गाइडेंस के अभाव में जब तक उसकी आंख खुलती है ना, तब तक वो अपने को इसमें उलझा और फंसा हुआ पाता है, जहां से निकलने का बहुत उपाय नहीं दिखता है। कई बार जैसे कुछ बच्चों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम लोग निकलना भी चाहते हैं लेकिन कुछ दिखता ही नहीं है, क्या करें, तो फिर उसमें फंस जाते हैं। और वो मतलब दलदल की तरह है कि और खींचता जाता है, खींचता जाता है, खींचता जाता है, ऐसा चल रहा है उनके साथ। तो जिंदगी में जब तक कोई एक हायर पर्पस नहीं होगा, जिंदगी की अपनी उपयोगिता और सार्थकता नहीं होगी ना, तो खालीपन जिंदगी में रहता ही है, वो एम्प्टीनेस रहता ही है, और वो बार बार फिर उसी गड्ढे में हमको लौटा करके ले आता है। ठीक बात है। तो जिंदगी के लिए एक हायर गोल या पर्पस होना, चाहे अपनी तृप्ति के रूप में हो, चाहे परिवार और समाज के बेहतर करने की जगह से हो, एक हायर गोल का होना हमको बहुत सारी नकारात्मकताओं से बचा लेता है। ठीक बात है। दूसरा, हर उम्र में एक प्रवृत्ति होती ही है आकर्षित होने की संवेदनाओं के प्रति, अलग अलग संवेदनाओं के प्रति। वहां पर थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस हमको मिल जाए, जहां वास्तव में उन संवेदनाओं का प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है, उसकी क्लैरिटी मिल जाए, कितना उसमें सुख मिलने वाला है और कितना सुख के नाम पर हम दलदल में, ओएसिस में फंसने वाले हैं, ठीक, मृग मरीचिका के भ्रम में फंस जाने वाले हैं। वो संभावना अगर दिखनी शुरू हो जाए ना, तो संतुलित होकर आदमी निर्णय ले सकता है। और मुझे लगता है कि जितनी ये चीज़ें बच्चों तक पहुंच पाएं, जो यूथ है, युवा तक पहुंच पाए, उतना उन तक ठीक हो सकता है। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ते देखें तो आप जीवन विद्या के भी कुछ शिविर ले रहे हैं, यूएचवी के भी ले रहे हैं, और अब देखा जाए तो एनवीसी के ऊपर भी और अध्ययन और अभ्यास के ऊपर भी ले रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो बहुत नया है, उसके लिए बहुत बेसिक सवाल है कि ये जीवन विद्या और यूएचवी क्या है। अभी मध्य प्रदेश के स्कूलों में जो चल रहा है वो आनंद सभा के नाम से चल रहा है। तो ये डिफरेंस क्या है, अक्सर लोग इसको भी पूछते हैं कि क्या है, इसमें अगर कुछ रोशनी डाल पाए ताकि जो नए लोग हैं उनको तक कुछ क्लैरिटी हो पाए। देखिए, मैं इन सभी प्रयासों को देखता हूँ ना, तो ये दिखता है कि आदमी की अपनी सुख समृद्धि बढ़ सके। किसी भी प्रयास को मैं समाज में जो देखता हूँ, इस तरह के जितने आपने नाम लिए और भी को मैं बढ़ा के देखता हूँ, तो एक व्यक्ति के अपने अंदर की सुख शांति तृप्ति बढ़ सके और परिवार समाज व्यवस्थाओं का बेहतर होना हो सके, ये दो छोर है जो हम सबको इंस्पायर करता है कहीं ना कहीं काम करने के लिए। और हर युवा को मैं देखता हूँ तो किसी न किसी एज में ये दोनों के लिए सोचता है, उसके लिए अवसर नहीं मिले, वातावरण नहीं मिले, संभावना नहीं मिले, या लगे कि कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फिर अलग अलग तरह से वो जो है एक तरह से सरेंडर कर देता है अपने आप को, और फिर जो चल रहा होता है उन्हीं ढर्रों में कहीं ना कहीं ढल जाता है। तो मैं जो इन सारे प्रोग्राम्स की उपलब्धि देखता हूँ, वो ये देखता हूँ कि अपने में तृप्ति का निरंतरता हो पाना और परिवार और समाज का स्मूथ हो पाना, हार्मोनियस हो पाना, व्यवस्थित हो पाना, ये दो छोर है। उसके तहत फिर ये विस्तार है। जैसे एनवीसी के फंडामेंटल को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने अंदर दृष्टि हमारी ऐसी बन जाए कि हम बिना घायल हुए और बिना घायल किए परस्परता में जीने का काम कर सके। बिना घायल किए बिना घायल हुए। और अभी देखेंगे ना तो जाने अनजाने व्यवहार में हम भाषा से एक दूसरे को घायल करने का काम ज्यादा कर रहे हैं। अब मारपीट से घायल करने वाला बहुत थोड़ा बच गया है, पर ये जो भाषा से घायल करने वाला है ना, ये तो जाने अनजाने घर परिवार ऑफिस समाज सब जगह बहुत फैला हुआ दिखाई देता है। और भाषा के मूल में निश्चित रूप से विचार और भाव है। तो वो भाव और विचार का ठीक होना, उसके साथ अगर भाषा के ठीक होने का काम हो सके ना, तो मुझे लगता है समाज के बहुत बेहतर होने का काम हो सकता है। और उसमें मैं खास करके ये बात कहता हूँ कि दूसरों से बात करते समय
अगर उनके फंडामेंटल कंसर्न्स को हम सुनने की एक विधि पहचान लें, सारे कचरे को बाहर छोड़ करके फंडामेंटली कंसर्न क्या है उनका, अगर वो हम पहचान करके सुनने का काम कर सकें तो हम स्वयं में संतुलित बने रह सकते हैं, घायल नहीं होंगे। तो अगर इसको देखें, मान लीजिए कि मेरा बॉस मुझे डांट रहा है और कि मैं काम नहीं कर पाया तो मैं उनकी बात को कैसे सुनूं? अगर इसको कुछ हम लोग रोल प्ले करके जैसे देखें, मान लीजिए मैं बॉस हूं और आप वो एम्प्लॉय हैं, मैं आपको थोड़ा डांटता हूं, देखते हैं क्या उसका क्या उत्तर। मैं बोलूं कि तुमको दिया था ये काम करने के लिए, तुमको 4 दिन से कहा था कि करके दिखाओ, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुमको कुछ आता जाता नहीं है, किसने नौकरी में रख लिया, क्या है? ऐसा अगर मेरा बॉस मुझे बोल दे। देखिए, अगर ये कहे ना, मुझे इसको सुनते ही ये कंसर्न सुनाई देता है कि बॉस का एकदम सिंपल कंसर्न है कि उनकी अपेक्षा थी कि ये काम 4 दिन में पूरा हो जाए या 3 दिन में पूरा हो जाए, और उसको पूरा नहीं होने से उनको चिंता हो रही है, परेशानी हो रही है, ठीक, इरिटेशन हो रहा है। तो अगर मैं इसको सुनता हूँ तो मुझे यही सुनाई देता है कि सर, आप ये चाहते थे कि ये काम कल तक में पूरा हो जाए और वो नहीं होने से आपको कंसर्न हो रहा है कि कैसे टाइम से डिलीवरी हो पाएगी। ये सुनाई देता है हमको। आप किसी भी भाषा में बोले हों, किसी भी टोन में बोले हों, किसी भी लहजे में बोले हों, कोर कंसर्न तो आपका यही है ना कि ये काम समय से पूरा हो जाए, ठीक है, और जो डिलीवरी हमारी होनी है कस्टमर को वो समय से हो जाए, उसमें डिले ना हो, ताकि कंपनी का रेप्यूट और वो सारा कुछ हमारा बना रहे और काम ठीक से होता रहे। ठीक है, ये जो कोर कंसर्न अगले का सुनना होता है ना, उसको अगर सुन पाते हैं ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो अगर आप हमको कहते भी हैं कि श्याम तुम लापरवाह हो, या श्याम तुमको बैठने की तमीज़ नहीं है, तो मुझे यही समझ में आता है, जब आप कहते हैं कि तुम लापरवाह हो, तो मुझे ये समझ में आता है कि आप ये कह रहे हैं कि श्याम, कल जो मैंने बाज़ार से तुमको दूध लाने के लिए कहा था और तुम भूल गए, आगे से अगर हमारे काम को ध्यान रख के लाओगे तो हमको अच्छा लगेगा। तो सुनने की कला डेवलप हो पाए। सुनने की कला डेवलप होने का मतलब यही है कि बाहर से आने वाले जितने भी कचरे हैं उसको बाहर छोड़ करके सिर्फ ठीक को हम अंदर आने देते हैं, तो हमारा संतुलन बना रहता है। ठीक वैसे ही जैसे घर में जाली को लगा करके हम रखते हैं तो हवा अंदर आ जाती है, लेकिन बाकी धूल और कचरा बाहर रह जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी मशीन में फिल्टर लगा रहता है तो हवा या पानी जो उसके अंदर जाना है वो चला जाता है, लेकिन उसके साथ जो गंदगी है वो बाहर छूट जाती है। तो हम मशीन साफ रखने के लिए इतने सजग हैं, कमरा साफ रखने के लिए इतने सजग हैं, तो अपने इस अंतर मन को भी साफ रखने के लिए थोड़ी सजगता की तो जरूरत लगती है जी। ठीक बात है। और तो सुनते समय ये आर्ट है। दूसरा, जब बात कर रहे हैं ना और दूसरा अगर घायल हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारा टोन, हमारा लहजा, हमारा तरीका ऐसा होता है जो दूसरे को चुभने वाला होता है। जैसे यही बात है ना कि भाई आपने कोई काम नहीं किया और मैं कहता हूं तुम नालायक हो, तुम गैर जिम्मेदार हो, ठीक है। ये वाक्य जब मैं कहता हूं ना कि तुम गैर जिम्मेदार हो, सामान्य रूप से अगर आपको फिल्टर करके सुनने की आदत नहीं है तो इस वाक्य को सुनते ही आपको याद आने लगता है कि देखो दिन भर में ये 20 काम तो मैं ठीक किया हूं इसके साथ, पूरे महीने में या पूरे सप्ताह में। उसको तो ये देखता नहीं है, उस पर तो कुछ अच्छा कहता नहीं है, ये एक काम ठीक नहीं किया तो मेरा वो 20 किया हुआ बेकार हो गया और हमको लापरवाह, नालायक और गैर जिम्मेदार कह रहा है। सोचने के इस डिजाइन में अगर हम फंस जाते हैं ना तो उसमें आउटपुट कुछ नहीं निकलता है। ठीक बात है। तो अगला कैसा सोचेगा ये तो अगले के हाथ में है, लेकिन अगर मैं बोलने की जगह से संतुलित हूं कि बिना ब्लेम किए, बिना कंप्लेन किए, बिना क्रिटिसिज्म के, बिना आरोप प्रत्यारोप के, बिना दोषारोपण के, बिना दूसरे को कटघरे में खड़ा किए हुए अगर अपनी ज़रूरतों को हम बताने का काम करते हैं, ठीक, और उन ज़रूरतों के पूरा नहीं होने से हमको क्या परेशानी या कठिनाई या एप्रीहेंशंस महसूस हो रहे हैं, इसको अगर शेयर करने का काम करते हैं ना तो अगले के घायल होने की भी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है।
मैं कहता हूँ अगला कितना भी बारूद रखे हो, गैस सिलेंडर रखे हो, जलने के लिए लकड़ी रखे हो, अगर इग्नाइट करने का काम हम नहीं कर रहे हैं तो उसके जलने की संभावना नगण्य हो जाती है। ठीक बात है। और अगर किसी तरह से वो इग्नाइट हो भी जाए और हम उस पर थोड़ा पानी डालने का काम कर सकें तो वो चीज़ें और सरल हो सकती हैं। तो बोलने का डिज़ाइन ऐसा होने की ज़रूरत है जो अगले को घायल तो नहीं ही करे, किसी तरह से इग्नाइट तो नहीं ही करे, अगर किसी कारण से वो इग्नाइट हो भी गया है तो उस पर थोड़ा पानी डालने का काम करते। तो आपने एनवीसी के बारे में, जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल बताया। अगर इसी तरह का कुछ आप थोड़ा सा जीवन विद्या और यूएचवी का क्या कोर है इसका कुछ बता पाएँ तो जो भी हमारे दर्शक लोग हैं उनको इस बारे में और आइडिया मिल पाएगा। जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन की जगह से देखेंगे ना तो एक कोर आइडिया यह है कि ये मानव अस्तित्व को जानना चाहता है, समझना चाहता है, और जान करके ही वो तृप्त भी होता है और समझ करके ही व्यवस्था पूर्वक जीने के काम को कर भी पाता है। तो मनुष्य इस प्रकृति की एक ऐसी इकाई है जो ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक ही स्वयं भी व्यवस्थित होती है और व्यवस्था में भागीदारी करने के काम को भी ठीक ढंग से कर पाती है। तो इस रूप में मानव स्वयं को समझ सके, इस पूरे प्रकृति अस्तित्व की व्यवस्था में रहने का, हार्मनी में रहने का, ऑर्डरलीनेस में रहने का डिज़ाइन क्या है उसको ठीक से समझ सके और उसमें अपने मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन को पहचान करके भागीदारी कर सके। इस रूप में मानव की या जीवन की ठीक ठीक समझ, अस्तित्व की ठीक ठीक समझ और उसमें मनुष्य के मानवीय आचरण की, ह्यूमन कंडक्ट की ठीक ठीक समझ, इस संदर्भ में देखिएगा तो जीवन विद्या पूरा विस्तार करता है कि प्रकृति या अस्तित्व में जो एक सामान्य व्यवस्था है ही, उस व्यवस्था के तहत मानव जीने जाएगा तो परिवार का, समाज का, पूरे धरती पर व्यवस्था का क्या स्वरूप बनता है उसकी डिटेलिंग करने का काम करती है। इसी तरह से अगर यूएचबी के पर्सपेक्टिव को देखेंगे ना तो शिक्षा का समाज और व्यवस्था को बदलाव करने में क्या रोल हो सकता है और शिक्षा की वस्तु और विधि प्रक्रिया में क्या बातें दी जाए कि एक बेहतर परिवार, एक बेहतर मानव, एक बेहतर परिवार, एक बेहतर समाज और प्रकृति के साथ एक बेहतर तालमेल और संतुलन पूर्वक जिया जा सके। तो मानव के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, प्रकृति के साथ हार्मनी में जीने का डिज़ाइन क्या होगा उसको एक एक लेवल पर डिटेल डिस्क्राइब करने का काम करती है। और आइडिया यह है कि शिक्षा बेसिकली, शिक्षा की विधि से ये देने के काम को कैसे किया जा सके और इस रूप में शिक्षा पूरे समाज, राष्ट्र और धरती पर बदलाव का या एक बेहतर धरती, एक बेहतर समाज, एक बेहतर व्यवस्था के बनने में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, उस डिटेल को करने का काम करती है। ये चीज़ें शिक्षा में कैसे आ जाए, क्योंकि शिक्षा में कोई भी चीज़ आती है तो वो यूनिवर्सल हो तभी वो लंबे चल पाएगी, रैशनल हो, वेरीफाइएबल हो तभी वो लंबे समय तक चल पाएगी। तो जी। ये काम जो है ये यूएचवी करती है, इस तरह का आप बात रख रहे हैं। जी, तो ऑब्जर्वेशन की जगह से चीज़ों का वेरीफाइबल होना, ठीक है, और वो कोई भी करके देख सकता है। उन कंडीशंस में को अगर क्रिएट किया जाए तो उस वेरिफिकेशन के काम को हम में से कोई भी कर सकता है। इस रूप में शिक्षा की वस्तु व्यक्ति केंद्रित नहीं होती, ठीक है, वो वस्तु ही केंद्र में होती है और कोई भी उसको वेरीफाई करके देख सकता है, जो आप यूनिवर्सलिटी की जगह से बात कह रहे हैं। इसी तरह से अगर लॉजिक को सेटिस्फाई नहीं करता, रेशनलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तर्कों में वो ठीक नहीं बैठता है, कंसिस्टेंसी पूरी बात की नहीं दिखती है, तो कठिनाई तो होगी ही जीने और स्वीकारने में उसको, क्योंकि जो तर्क में ही नहीं बैठता कहीं ना कहीं मानव उसको स्वीकार नहीं पाता है। ठीक बात है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो यूएचबी का काम एक बहुत अच्छा काम है जो आज की परिस्थिति में एक मानव के स्वयं में, परिवार में, समाज में और प्रकृति में संतुलन पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक, हार्मनी के साथ जीने के डिज़ाइन की डिटेलिंग करता है। जी जी, काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग थोड़ा सा इसको अब कोशिश करते हैं समेटने की तरफ, जी क्योंकि जी फैलाव तो हो गया है। मैं आपने अगर किसी भी धर्म को देखें तो जनरली किसी भी धर्म को जब देखने जाते हैं तो दो चीज़ें वहाँ दिखाई देती हैं।
एक तो उसके बारे में जो लिखा हुआ जो किताब है, कोई एक उनके ग्रंथ है, ये मिलता है। जैसे अगर आप सनातन धर्म को देखेंगे तो वहाँ पर आपको गीता किताब मिल रही है, उपनिषद हैं, उपनिषद हैं, इस वेद तरह। हैं। अगर इस्लाम को देख रहे हैं तो वहाँ कुरान शरीफ है, अगर क्रिश्चियनिटी को देख रहे हैं तो बाइबल है। तो इस तरह हर धर्म की किताबें हैं। आपने इनमें से कई किताबों को और कई दर्शनों को जो है वो पढ़ा है। और आजकल अगर देखें तो मीडिया में, न्यूज़ में बहुत सारी बहस रहती है कि इनमें बहुत अलग है, डिफरेंस है, ये है, वो है। अगर इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं उस पर आप कुछ रोशनी डाल पाएँ, और वो सिमिलैरिटीज़ के साथ क्या दो धर्म के लोग, ख़ास तौर पे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ये लोग आपस में जी सकते हैं, नहीं जी सकते हैं? इसमें आपका क्या ऑब्ज़र्वेशन है? देखिए, कई बार जब हम इन अध्ययनों को करने जाते हैं ना, तो हमारी दृष्टि बहुत मैटर कर जाती है। तो अगर कोई हमको आपको इसी हिसाब से देखे कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो इमीडिएटली नज़र उन डिफरेंसेस पे जाके चिपक जाती है। अगर ओपन माइंड के साथ देखें ना, तो सिमिलरिटी को भी पहचाना जा सकता है, डिफरेंसेस को भी पहचाना जा सकता है। मेरा जो निष्कर्ष है 3-4, वो मैं ज़रूर कहूँगा। पहला निष्कर्ष तो यह है कि मनुष्य के आचरण की जगह से, जीने की जगह से, व्यवहारकारी की जगह से, तो इन रिलीजन्स में शायद ही कोई भेद दिखता है, रिलीजन्स या फिलॉसफी में। सभी जगहों पर देखिएगा तो कहीं ना कहीं शांति से, प्रेम से, भाईचारा से, मैत्री से, आत्मीयता से, सहयोग से, अपनेपन से, सहकार से ही जीने की बात दिखती है। ठीक बात है। एक भी धर्म या दर्शन हमको ऐसा नहीं दिखता जहां उसमें डिफरेंसेज हो, कहीं नहीं दिखता है। किसी भी ग्रंथ को आप पलट के देखिए, मुझे नहीं मिला, कम से कम इतना मैं पक्का कह सकता हूँ। और अगर वो ऐसा कह रहा है तो फिर वो धर्म ही नहीं होगा। मुझे नहीं मिला, मैं तो ये कहूँगा, नहीं मिला हमको, जी, तो जी। वो तो कॉमन दिखता है। इसी तरह से अस्तित्व के बारे में और मानव के बारे में भी जब डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो, और अगर बहुत ईमानदारी से देखने जाते हैं सारी डिटेलिंग को ना, तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन तो यह है कि 90 से 95% चीज़ें कॉमन है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद लेखक भी कहते हैं। जैसे मैं आचार्य शंकर की एक कमेंट्री पढ़ रहा था अद्वैत वेदांत के संदर्भ में, तो सांख्य दर्शन से वो अपनी तुलना करते हुए कहते हैं कि अगर ये तीन बातें उन्होंने गिनाई कि अगर ये 3 बातें सांख्य दर्शन छोड़ दे तो हम और वो दोनों एक, ये उनका स्टेटमेंट है। 3 बातों को उन्होंने गिनाया, तो अल्टीमेटली वो भी यही मान रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ों की समानता के साथ ये 3 जगहों पर भिन्नता है, भिन्नता है। तो ऐसा अगर कॉमन देखने जाएंगे ना, तो मुझे लगता है 90-95% चीज़ें कॉमन है। 5 से 10% जगह पर भिन्नता है, और वो भिन्नता भी सामान्य रूप से उन जगहों पर है जिनका हमारे रोज़मर्रा के जीने से कोई लेना देना नहीं है, और जो बहुत बार अनवेरीफाइबल फैक्ट्स हैं जिसको न हम वेरीफाई कर पाने की स्थिति में हैं, न आप वेरीफाई कर पाने की स्थिति में हैं। जी। लेकिन तो पूरी बहस इसी 5% या 10% को लेकर छिड़ी हुई है, छिड़ जाती है। और उसमें क्या है कि आपका भी कॉम्पिटेंस नहीं है उसको वेरीफाई करके उस जगह तक पहुंचा पाने का, हमारा भी कॉम्पिटेंस नहीं है। तो नोइंगली अननोइंगली फिर वो एक आस्था का मुद्दा हो जाता है, और दूसरे के तर्क में कमियों को दिखा करके उस पर कीचड़ उछालने और कपड़ा फाड़ने का डिजाइन हो जाता है। तो अगर आप हमसे वे फॉरवर्ड पूछ रहे हैं कि क्या होने की जरूरत है, तो फर्स्ट स्टेप तो मैं ये देखता हूं कि अगर ये आचरण और व्यवहार की जगह पर हम सभी एक हैं, इस बात को भी अगर हम पहचान पाएं, तो समाज में जितने भी अपराध हो रहे हैं, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, मैं तो नहीं जानता हूं कि कोई रिलीजन कहता हो कि ये होना बनता है। तो कम से कम इतनी जगहों पर तो हम साथ मिलकर के इसको समाप्त करने के काम को कर लें। तो समाज में थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, सेना, आर्मी,
ये सब से बाध्यता से हम मुक्त हो सकते हैं सिर्फ इस बात को पहचान लेने से ही कि आचरण की जगह पर तो हम सब लोग ऐसा ही चाहते हैं। ठीक बात है। तुम किसी मान्यता से इस आचरण को कर लो, मैं किसी मान्यता से इस आचरण को कर लूं, अगला किसी और मान्यता से इस आचरण को कर ले, अगर वो आचरण की जगह पर हम सब सहमत हैं एक दूसरे के साथ वैसा जीने के लिए, तो ये जो आज के दिन जो ये झगड़े हैं और जो आईपीसी की दंड संहिताएं हैं, इनकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। ठीक बात है। पहला मेजर शिफ्ट तो मैं ये देखता हूं। दूसरा, वे फॉरवर्ड में अगर पीछे के सिद्धांतों पर भी बात करनी है तो कॉमन क्या है, पहले उसको पहचान के हमको एक साइड करना चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि इतनी जगहों पर तो सिद्धांत में भी हम कॉमन है। तो आचरण में पूरा कॉमन हो गया, सिद्धांत में ये 90% कॉमन हो गया। ठीक, इतने पर तो हम सभी रिलीजन साथ खड़े हो सकते हैं। ठीक है, सभी दर्शन साथ खड़े हो सकते हैं। अब जो 5 या 10% अनकॉमन वाला मुद्दा है, उसको पहले ऑब्जर्वेशन के पैरामीटर पर कस के देखना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कौन बेस्ट सुटेड बैठ रहा, या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ही हैं तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के रूप में ही अभी आइडेंटिफाई किया जाए। भाई भविष्य में देखेंगे अगर कोई एलिमिनेट हो जाएगा तो एलिमिनेट कर लेंगे। तो ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर उसको पहचाना जाए, फिर लॉजिक या रीजनिंग के बेसिस पर उसको पहचाना जाए। ठीक है, वहाँ उसको रिजॉल्व करने के काम को हम कर सकते हैं, और जितना जितना उस पर हम एक मत होते चले जाएं उतना उतना हम साथ हो सकते हैं। अभी साइंस में भी देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दों पर हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं। ठीक बात है, स्टार्स को लेकर के, बिग बैंग थ्योरी को लेकर के, ठीक, धरती के बनने की प्रक्रिया को लेकर के, इवन एटम के स्ट्रक्चर को लेकर के, लाइट के मूवमेंट को लेकर के, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, मल्टीपल थ्योरीज हैं। मुझे लगता है जहां डिफरेंसेस हैं और अगर उसको ऑब्जर्वेशन और लॉजिक के पैरामीटर पर वेरीफाई करने की कैपेसिटी हम लोगों में नहीं है, तो उसको मल्टीपल थ्योरीज या मल्टीपल ऑप्शंस के रूप में रखने की ज़रूरत है, और अगला उसमें से किसी को भी चूज करे। अगर उससे उसकी तृप्ति हो रही है, उससे उसको मानवीय आचरण में जीने में मदद मिल रही है, तो हमको क्या तकलीफ है जी। बल्कि मैं तो सपोर्ट करना चाहूँगा आपको आपके उन सिद्धांतों पे बने रहने में जो आपको प्रेम से, आत्मीयता से, मैत्री से, शांति से, सद्भाव से हर मानव के साथ जीने की प्रेरणा देता हो, और इस प्रकृति के साथ, ठीक, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी के साथ भी अगर संतुलन से जीने की प्रेरणा देता हो, तो मैं तो चाहूँगा कि आपकी वो दृष्टि आप में बनी रहे ताकि वैसा आप जी सकें। ठीक बात है। मुझे इसमें कई बार लगता है, जैसे शाम को न्यूज़ आ रही है तो उसमें 2-3 धर्मों के लोगों को बैठा दिया और आपस में बहस और चिल्ला चोट, कपड़े फाड़ रहे, जैसा आप बता रहे सब कर रहे। हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, बट लगता है कि कभी कोई ऐसा हो कि न्यूज़ चैनल वाला एंकर बैठा हो, एक तरफ राम जी बैठे हों, एक तरफ मोहम्मद साहब बैठे हों, एक तरफ जीसस क्राइस्ट हो, एक तरफ गुरु नानक साहब हैं। जब ये चारों लोग आ गए तो भी क्या इसी तरह का चिल्ला चोट, लड़ाई झगड़ा होगा या आराम से चर्चा हो जाएगी? 2 कमेंट हमको लगता है, बहुत बार जिन धर्मों, जिन महापुरुषों के नाम पर भी हम ये सब कर रहे होते हैं ना, हम रुक के उन महापुरुषों के आचरण को नहीं देखते। ठीक बात है, आचरण को नहीं देखते। अगर मैं मोहम्मद साहब की ज़िंदगी को देखता हूँ, ईसा मसीह की ज़िंदगी को देखता हूँ, इवन भगवान राम की ज़िंदगी को देखता हूँ, तो ये दिखता है कि भाई के लिए पूरे राज्य को, भाई के लिए, माँ के लिए, पिताजी के लिए, वचन पालन के लिए पूरे वनवास को भी झेलने को तैयार हैं। और जो उनको पूरा वनवास भेज रहा है, जिंदगी का वो 14 साल जो एक युवा की दृष्टि से बहुत क्रूशियल होता है, उसके लिए भी वही आत्मीयता, वही स्नेह, वही प्रेम, वही मैत्री, ठीक है, उसी भाई के लिए, उसी माँ बाप के लिए, उन्हीं सगे संबंधियों के लिए वो होना, वो बड़ी बात दिखती है। तो भगवान राम के उस जो चरित्र गायन किया जाता है उसमें ये बात को कहते हैं कि राज्याभिषेक मिलने से भी जिसकी प्रसन्नता उसके सिर पर चढ़ के अतिरेक में ना आ गई हो, और वनवास की खबर सुन के भी जिसका मुख म्लान नहीं हुआ हो, चेहरा उतर नहीं गया हो, वैसे भगवान राम की मैं आराधना करता हूँ, ऐसा उसका एक श्लोक का डिस्क्रिप्शन है। ठीक बात है। ऐसे ही ईसा मसीह की जिंदगी को अगर देखते हैं
तो वो मरते समय भी ये कहते हैं कि जो उनको मार रहा है उनके लिए भी ये बात कहते हैं कि ईश्वर इनको क्षमा करना, इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। उसी तरह से मोहम्मद साहब की ज़िंदगी की भी अलग अलग कथाओं को मैं देखता हूँ तो ये दिखता है कि कथा कहती, मैं तो बहुत डिटेल में नहीं गया हूँ, बट कहते हैं कि कोई महिला उसके ऊपर से रोज कूड़ा फेंकने का काम कर देती थी उस रास्ते से गुजरते हुए, और एक दिन वो कूड़ा उनके ऊपर नहीं फेंका गया तो इनके मन में ये आया कि आज जरूर महिला को कुछ तकलीफ हो गई है, बीमार हो गई है, तो चल के उसको देखना चाहिए, और कहते हैं जाके उसकी सेवा करने का काम किया। तो जो जिंदगी भर आपके ऊपर कूड़ा और कचरा फेंक रहा हो उसकी भी सेवा की प्रवृत्ति दिखाई देती है, उसके साथ भी वो अपनापन और भाईचारा दिखता है। और मैंने तो सुना है कि इस्लाम का मूल संदेश ही भाईचारा पे खड़ा है। ठीक बात है। मैं अभी एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा था अलीगढ़ के पास सिकंदरा राव में, तो वहाँ सर्वधर्म संभाव में ये बात लिखी थी कि अलग अलग धर्मों से क्या बात ली जा सकती है, तो इस्लाम के कॉलम में भाईचारा लिखा हुआ था। तो ये दिखता है कि, और जब भी ये बात कह रहे हैं तो जिस बुढ़िया को सेवा करने के लिए जा रहे हैं मोहम्मद साहब, वो कोई इस्लाम और कुरान को मानने वाली तो नहीं थी, अगर कचरा फेंक रही है ऊपर से तो मुझे लगता है अगर धर्मों के मूल सिद्धांतों को देखने जाएं और जीने वाले व्यक्तियों के आचरण को देखने जाएं तो वो तो धर्म में, संप्रदाय में, जाति में बंधा हुआ नहीं दिखता है, बल्कि उसमें तो मनुष्य के लिए, मनुष्यता के लिए, मानवीयता की स्थापना के लिए एक प्यास होती है, और वो उसको कर डालने की एक तत्परता होती है जहाँ से वो काम कर रहे होते हैं। किसी देश काल परिस्थिति में उन्होंने कोई तरीका निकाला होगा, बदले हुए देश में, बदले हुए काल में, बदली हुई परिस्थितियों में हम आपसी सहमति से उन तरीकों में भिन्नता पर भी बात कर सकते हैं, और कुछ नए तरीके अपनाने हो तो अपनाने का काम भी किया जा सकता है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई लकीर के फकीर बने रहने की ज़रूरत है। मूल सिद्धांत जो हमारा है, प्रेम, आत्मीयता, मैत्री, भाईचारे के साथ हर मानव के साथ जी पाना और पूरी प्रकृति के साथ एक संतुलन पूर्वक जी पाना, उस मूल सिद्धांत को ध्यान में बनाए रखते हुए जो भी तरीका हम सबको ठीक दिखता है उसमें बढ़ने का काम कर लें। और अगर कुछ अनवेरिफाइबल फैक्ट्स हैं जिस पर बातें हो रही हैं तो मल्टीपल थ्योरीज के रूप में उसको पहचान करके वैसा ही रखने का काम करें, और जिस थ्योरी में जिसकी विशेष आस्था होगी वो उसको जिएगा, उसको पढ़ाएगा, उसके अनुरूप करेगा। पर अपनी थ्योरी की जब हम बात कर रहे हैं और अनवेरिफाइबल जगह पर, तो हमको ये भी साथ में क्लियर रहने की ज़रूरत है कि दूसरी संभावना भी ठीक ही है, इतनी खराब भी नहीं है। ठीक बात है। और अगर वो दूसरे को बेहतर जीने की प्रेरणा दे रही है तो वो बनाए रख सके वही अच्छा है। तो इस रूप में अनवेरिफाइबल जगहों पर मल्टीपल थ्योरीज होना, वेरीफाइबल जगहों पर कॉमन थ्योरी होना, और आचरण की जगहों पर तो 100% सिमिलरिटी आज भी दिखता है, नाम चाहे उसका कुछ भी दे दें। ठीक, वो कहीं मानवीय आचरण के रूप में दिखता है, कहीं यम नियम के रूप में दिखता है, कहीं अनुव्रत महाव्रत के रूप में दिखता है, कहीं शील के रूप में दिखता है, ठीक, कहीं वो साधन चतुष्टय के रूप में दिखता है। ऐसा अलग अलग जगहों पर उसको देखेंगे, कहीं वो स्पेसिफिक कमांडमेंट्स के रूप में दिखता है। जहाँ भी आप उसको देखने जाएंगे ना, उसके बीज तो लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक बात है। तो ये दिखता है कि सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल के आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए जी सकते हैं, और यही एक मानव का धर्म, इंसानों का धर्म हो सकता है, जो कि लंबे समय तक इस पूरे पृथ्वी में बना, मतलब रह सकता है, इस तरह का दिखता है। जी, तो मुख्य रूप से देखिएगा तो मनुष्य जो तृप्तिपूर्वक जीना चाहता है, वो तृप्तिपूर्वक जीने के अर्थ में मानवीयता ही मानव धर्म के रूप में समझ में आता है, जिसमें स्वयं में तृप्त होना, दूसरे मानव और बाकी शेष प्रकृति के साथ भी संतुलित और व्यवस्थित होकर जीना। उसकी अलग अलग साधना पद्धतियां हो सकती हैं, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसके अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली जाने के कई रास्ते हैं, पहाड़ की चोटी पर चढ़ने वाले व्यक्ति के लिए कई रास्ते हैं। तो उन मल्टीपल ऑप्शंस का होना सौंदर्य ही है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर खड़ा व्यक्ति अपने लिए शॉर्टेस्ट पाथ को पहचान पाता है वहां तक पहुंचने के लिए, अपनी प्रवृत्ति, अपनी रुचि, अपने संस्कार के हिसाब से।
जैसे मुझे संगीत में बहुत रुचि नहीं रही तो मेरे लिए संगीत वाला रास्ता बहुत नहीं जमता है, लेकिन जिनकी संगीत में रुचि है उनसे अगर सार्थकता की, मानवीयता की बात को संगीत और कला के माध्यम से किया जाए तो उनका जुड़ना ज़्यादा सजग होगा। ठीक हम बात लोग है। तर्क वाले लोग हो गए हैं तो हमको तर्क वाला वो ज़्यादा अपील करता है। जी। मैं तो मानता हूँ कि जितने ज़्यादा तरह के ऑप्शंस होंगे कि सार्थकता की, मानवीयता की बात को जितने अलग अलग तरीकों से कहा जा सके, जितनी अलग अलग साधना पद्धतियां हैं, वो सपोर्ट है कि उतने ज़्यादा अलग अलग वेराइटी ऑफ पीपल को भी उस अंतिम जगह तक पहुंचने में मदद कर सकता है, ना कि वो बाधा है। जी तो जी एक रास्ता, एक किताब, एक लोग, एक ग्रंथ वाला जो सिद्धांत है ना, जाने अनजाने जब हम उस तरह से देखने लगते हैं ना, तो लक्ष्य की जगह से तो वो बात ठीक है कि वो हमारा एक है। रास्ते की जगह से तो जितना मल्टीपल वो होगा उतना सौंदर्य है, विविधता है और हम सब के लिए वहां तक पहुंचने में सहयोग है। ठीक बात है। तो ये दिखता है कि डाइवर्सिटी भी एक खूबसूरत चीज़ है और उसके साथ जिया जा सकता है। बिल्कुल बहुत सौंदर्य है, वो सौंदर्य है ये। सौंदर्य है। ठीक बात है। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम लोग समेटते हुए, क्योंकि काफ़ी फैल गए हैं हम लोग समेटते हुए, क्या लगता है कि आज से 10 साल बाद आप अपने आप को और इस पूरे काम को जो आप कर रहे हैं, हम लोग हालांकि उस पर बहुत चर्चा नहीं कर पाए अध्ययन अभ्यास के ऊपर और एनवीसी के कार्यों के ऊपर और मध्यस्थ दर्शन के ऊपर, 10 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, मुझे अपने लिए तो दो गोल बहुत सिंपल दिखता है। एक ये दिखता है कि दिनों दिन जो अपने अंदर की भगदड़ है वो ख़त्म होती चली जाए और अपना तृप्ति, शांति और आगे बढ़ने का उत्साह वो बना रहे। मैं तो मानता हूँ कि सामाजिक काम करने वाले लोगों का वो उत्साह भी अगर पूरी ज़िंदगी बना रह जाए ना तो कई बार बड़ी बात है। ठीक बात है। तो मैं तो मानता हूँ कि मेरा तृप्ति दिनों दिन बढ़ता जाए, अपने अंदर का हार्मनी दिनों दिन बढ़ता जाए और ये काम करने का उत्साह हमारा जो है वो बढ़ता जाए। उसको एक पैरामीटर में मानता हूँ अपने प्रोग्रेस का, और मैं 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद रोज़ इसमें अपने को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। जी जी इसी तरह से जो काम हम समाज में करने का सोच रहे कि एक बेहतर समाज, एक बेहतर परिवार, एक बेहतर दुनिया बन सके, जहाँ मनुष्य और मनुष्य के साथ अलावा हवा, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब के भी संतुलित और व्यवस्थित रहने का एक डिज़ाइन हो सके, उसमें जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अगर दिशा ठीक की तरफ बनी रहती है तो मैं उतने से संतुष्ट हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अकेले कुछ लोगों के काम कर देने से पूरी धरती एक दिन में ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है धीरे धीरे जितने ज़्यादा लोग इस दिशा में प्रयास करने का काम करेंगे, धरती उतनी ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि समष्टि का काम, सामूहिक काम तो सामूहिक प्रयास पर ही निर्भर करता है। उसकी सफलता सामूहिक प्रयास पर है। दिशा अगर उसकी ठीक रहती है ना, तो मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे और लोग जुड़ेंगे, अगली पीढ़ी जुड़ेगी, आगे के लोग जुड़ेंगे और दिनों दिन एक बेहतर समाज की तरफ ये बढ़ता चला जाए। मैं तो उस डायरेक्शन को ही पकड़ के देखने में प्रधानता से भरोसा रखता हूँ कि दिशा ठीक है तो मंजिल मानव जाति के रूप में आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। तो और सामान्य रूप से हम लोग भारतीय परंपरा में पले बढ़े लोग हैं, तो हम पुनर्जन्म को मानते हैं। तो हम लोग ये मान के ही चलते हैं कि इस परंपरा में चलते हुए अगर दिशा ठीक है तो एक दिन मंजिल मिल जाएगी। मैं कहता हूँ जो इसको भी नहीं मानते हों, मानव को एक जाति के रूप में भी देखना शुरू करते हैं ना, तो मैं अपने जीते जी वहां तक देख पाऊं या ना देख पाऊं, मानव जाति के रूप में तो 2-3 पीढ़ी में देख ही लेगी चीजें उसको, अगर दिशा ठीक हो गई तो। जैसे इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं मान रहे, तो ये दिख रहे हम चले गए, लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे पोते, वो एक मानव के पूरा एक धर्म के तौर पे या एक इंसानियत का पूरे में फैल जाए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी एक चीज दिखती है। बिल्कुल। बस आखिरी में एक आप क्या संदेश हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको देना चाहेंगे, क्योंकि अभी शुरुआती दौर पे तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो यूएचवी या जीवन विद्या से जुड़े होंगे,
लेकिन आगे चल के ऐसे भी व्यूअर्स आ सकते हैं जो पहली बार आपको देख रहे हो, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये मुझे लगता है कि जो बात मैंने शुरू में कही ना, कि एक मानव का स्वयं में तृप्त होना, दूसरे मनुष्यों के साथ संबंध और व्यवस्था पूर्वक जी पाना, और इस पूरी प्रकृति, पूरे कायनात के साथ संतुलन में, हार्मनी में जीने के डिज़ाइन को समझ पाना और वैसा जी पाना, अल्टीमेटली ये हम में से हर मानव के गोल के रूप में दिखता है। इस सामूहिक लक्ष्य को ध्यान में रख करके हम में से हर आदमी अपनी अपनी भागीदारी को तय करेगा ना, तो दिशा ठीक हो सकती है। जाने अनजाने इस पूरी धरती को एक इंटिटी के रूप में, एक इकाई के रूप में पहचानने के बदले हम अलग अलग खंड और सीमा में जब अपना आइडेंटिफिकेशन पहचानने लगते हैं, पूरी मानव को एक जाति के रूप में पहचानने के बदले जब अलग अलग जाति और धर्म संप्रदाय के रूप में हम अपनी आइडेंटिटी को पहचानने लगते हैं, तो उतनी सीमा के अंदर ही हम ठीक जीने का सोचते हैं, बाहर हम सोच नहीं पाते। तो अगर खंड खंड में हमने भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेपाल, चीन मान लिया है और उतने में ही सोचते हैं, तो उतनी सीमा तक ही हमारा सोचना फैल पाता है। एक सीमा में रह के सोचें, उसमें तकलीफ नहीं है, बट अल्टीमेटली धरती अखंड है और उस पूरी कायनात से हम जुड़े हुए ही हैं, और मानव जाति के रूप में हमारा हर किसी के साथ जुड़ाव है ही। ये बेसिक प्रिंसिपल को पकड़ के, इस ग्लोबल प्रिंसिपल को पकड़ के लोकल की जगह पर अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से जीने का काम करेंगे ना, तो रास्ता निकल सकता है। और जो बात अभी पीछे हम लोग कर रहे थे कि मुद्दा एक दूसरे के डिफरेंसेस को पहचान करके उन डिफरेंसेस के आधार पर उलझने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ समानता को पहचान करके उस पर जीने का। और जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो वस्तुतः अगर विविधता है तब तो उसको पूरकता के रूप में पहचानने की जरूरत है, और अगर किसी लेवल पर डिफरेंस है भी तो चर्चा और संवाद, मैत्री और आत्मीयता के साथ वही एक विधि है जिसमें हम सब साथ मिलकर के बढ़ने का काम कर सकते हैं। और मैत्रीपूर्ण चर्चा और संवाद विरोध पूर्वक नहीं है, दबाव पूर्वक नहीं है, जबरदस्ती दूसरे से मनवाने का क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि वो तो एक बहुत आत्मीयता भरे माहौल में एक दूसरे के साथ जुड़ने की और जुड़ करके संवाद करने की बात है, जहां हम टेबल के दो पार्टी नहीं होते हैं, बल्कि सेम साइड ऑफ द टेबल में बैठ करके हम साथ मिल करके किसी लक्ष्य के अर्थ में काम कर रहे होते हैं। संवाद तो वो है, अन्यथा तो वाद और विवाद है। तो आपसे बहुत सारे सवाल मैं लिख के लाया था लेकिन नहीं पूछ पाया। अगर आपको कोई ऐसा लगता सवाल जो पूछना चाहिए था मैं नहीं पूछ पाया, तो आप भी पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कभी नेक्स्ट टाइम और हम लोग बैठेंगे तो इस पर विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए तो मुझे लगता है कि इतना ही हमको कहना है कि हर पीढ़ी को एक उम्र में जो सही जीने और सही करने की प्यास होती है, हम बड़े लोग उस प्यास को सफल होने में कितना मदद कर सकते हैं, वो अनुकूलता और वातावरण दे सकते हैं अपनी उस अगली पीढ़ी को, वो सोचने की ज़रूरत है। और उन युवाओं वाली उस पीढ़ी के लिए जिसमें सही की प्यास है, अभी मैं यही निवेदन करूँगा कि वातावरण विपरीत होने के बावजूद भी उस प्यास को बनाए रख सकें और उस दिशा में 2-4 कदम चलने का काम कर सकें, तो धीरे धीरे 2-4 पीढ़ियों में हम निश्चित रूप से बेहतर हो सकते हैं। और चीज़ें जब एक दिन में ख़राब नहीं हुई हैं तो अच्छा होने की उम्मीद भी एक दिन में क्यों की जाए। अगर सैकड़ों सालों में, हज़ारों सालों में मानव जाति यहाँ तक आई है, कुछ चीज़ें ठीक कर पाई है, कुछ नहीं कर पाई है, तो लग करके अगर 25-50 साल मेहनत कर दें तो चीज़ें बदल सकती हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि आज से 30-35 साल पहले देखेंगे तो बेसिक फीचर फ़ोन भी लोगों के हाथ में नहीं था। इंडिया में तो फ़ोन आए हुए लगभग 30 साल हुआ है। 30 साल हो। सामूहिक रूप से हमने प्रयास किया तो ये 30 साल का फल ये दिखता है कि उस समय के मोबाइल ने कम से कम 50 इंस्ट्रूमेंट जो उस समय अलग अलग हम यूज़ करते थे, आज के मोबाइल ने वो सब को रिप्लेस करके एक में ले आया। चाहे वो कैमरा हो कि कैलकुलेटर हो कि स्टॉप वॉच हो कि घड़ी हो कि वॉकमैन हो कि टेप रिकॉर्डर हो कि साउंड रिकॉर्डिंग का सिस्टम हो, गिनते चले जाइए। ठीक है, टॉर्च है, 50 है, वो दिखेगा एक के बाद एक।
अगर सामूहिक रूप से हमने 30 साल काम किया तो मोबाइल इतने बेहतर हो गए, घर इतने बेहतर हो गए, सड़कें बेहतर हो रही हैं, हमारे गाड़ियां बेहतर हो रही हैं। तो अगर मनुष्य के रूप में मनुष्यता को इस्टेब्लिश करने की जगह से मनुष्य के व्यवहार को केंद्र में रख करके अगर मानवीय व्यवहार को इम्प्रूव करने का, उसके संदर्भ में विचार को, भाव को, समझ को इम्प्रूव करने के लिए सामूहिक रूप से अगर प्रयास करेंगे तो संभावना तो लगती है कि 30 सालों में यहाँ भी बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात और बहुत ही बढ़िया बात की। और हमारे पूरे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने और सीखने समझने को मिली है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस चर्चा के उसमें आए और हम लोग टेबल के इसी तरफ हैं अपोजिट में नहीं है, तो एक अच्छी चर्चा हो पाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मुझे भी नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आप सबों के साथ बात करके। और अपनी तृप्ति का काम जब मनुष्य करता है ना, तो उसमें अपना समय और प्रयास लगाते हुए उसको खुशी ही मिलती है, प्रसन्नता ही मिलती है। तो ये पूरा काम मुझे अपनी तृप्ति और प्रसन्नता की जगह से किया हुआ एक काम दिखता है। और आगे जब कभी अवसर अनुकूलता होगी तो इस पर और बात करने का काम करेंगे हम लोग। जी, नमस्ते 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 सभी को। नमस्ते।